एसएमईज, तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो एसएमईज की तरफ खींच के जाती है और मेरे को नहीं इसके लिए काम करना है, आई डोंट वांट टू गो बिग कॉर्पोरेट और बिग ऑर्गेनाइजेशन? एक तो एसएमईज को काम करने में हमारा पैशन है। सो अभी हम जो एसएमई की बात कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या लग रहा है कि दिस ईयर एंड डाउन द ईयर एसएमईज की बिगेस्ट 3 और 4 चैलेंजेस क्या है? एसएमई के लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज है टीम बिल्डिंग। सो जैसे आपने अभी बात की इंटर्नशिप की, राइट, तो अभी के जनरेशन जो है दे डोंट गो फॉर इंटर्नशिप, दे डोंट प्रिफर द इंटर्नशिप। उनको चाहिए कि डायरेक्ट जॉब लग जाए और अच्छी सी सैलरी हो, वो स्टार्ट कर देते हैं कैरियर, राइट। सो आई एम नॉट श्योर वेदर जहाँ आप मुझे बोल रहे हैं कि क्या ये जेनजी इंटर्नशिप करना चाहती कि नहीं चाहती, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा नॉट जस्ट बेनिफिट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन बट वी हैव सीन द बेनिफिट विच द इंटर्न्स गेट। सो बिल गेट्स सेज वेरी वंडरफुली कि आप में से सब कुछ ले लो, राइट, लेकिन मुझे वो चुनिंदा मेरे 8 से 10 लोग एक जगह दे दो, एक बस में दे दो, फिर मैं अपना रास्ता निकाल लूंगा। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि आप जितनी बार यूनिवर्स में बोलोगे ना कि आपको ये चाहिए, यूनिवर्स आपकी बात सुनता है। स्ट्रैटिफिक्स 2 बार जन्मा है, एक 2017 के अंदर और एक 2020 कोविड के अंदर, क्योंकि वहां पे वापस हमने 0 रेवेन्यू, 0 थिंग्स, 0 क्लाइंट के साथ हमने वापस शुरू किया। टियर 2 टियर 3 सिटी के जो एसएमईज है, उनके पास 2 चीज की प्रॉब्लम होती है, रिसोर्स होता नहीं है एंड सेकंड बजट कंस्ट्रेंट होता है। टियर 2 और टियर 3 में रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं और टियर 1 में रिसोर्स टिक नहीं रहे, कि जहां टैलेंट दिखा ना, हो सकता है जगह नहीं होगी आज की तारीख, टैलेंट दिखा हायर कर लो, क्योंकि टैलेंटेड आदमी है ना, ठीक है, राइट, तो अपनी जगह बना लेता है। आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा मोटो फॉलो करते हो कि नहीं ये तो होना ही चाहिए और मेरे को यही करना है, ऐसा कुछ है कि आपकी लाइफ में क्या एज अ मोटो यू फॉलो इन दैट? वन लाइफ फंडा विच आई बिलीव आई हैव लर्नड, जो है नहीं उसके लिए रोना नहीं। तो स्ट्रैटिफिक्स है, यूनिक नाम है, आई मीन इट्स वेरी साउंड यूनिक एंड क्रिएटिव। सो क्या ये नाम आपने कैसे रखा? इफ यू कैन हाईलाइट ऑन दैट। 25 में 25 लिखा है, सो आई मीन इफ यू कैन decode that, something on that. वेलकम टू लेट्स डू बिजनेस। यहाँ पे उन लोगों से मिलते सिर्फ बातें नहीं करते, प्लस उन्होंने काम करके दिखाया है। जो आज के हमारे गेस्ट है वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक तलवार है, उसे सब्जी मत काटो। ही इज अ कंसल्टेंट बट ही इज नॉट जस्ट कंसल्टेंट, ही डूज एग्जीक्यूशंस। आपने सिक्स सिग्मा सुना होगा, आपने क्या इकोस या थेसोस सुना है? अगर नहीं सुना है तो नॉट टू वरीज, आज एपिसोड के एंड पे आप जान पाओगे। एंड जो आज के हमारे गेस्ट है, ही इज अ गो टू पर्सन फॉर द एसएमईज टू डू द एग्जीक्यूशन। ऑल्सो ही इज अ इंटरनेट रेडियो मिर्ची। फ्रॉम दैट he transformed the 550 plus SMEs, he do the execution in that, plus serving to 70 plus industries. So men behind the Stratifix, मुकुल गोयल। मुकुल भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, आनंद एकदम, थैंक यू। सो मुकुल भाई, हमारे ऑडियंस के लिए क्या आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप क्या करते हो, अभी तक की जर्नी कैसे रही, इफ यू लाइक टू ऐड दैट? श्योर। सो मैं पहले तो थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूँगा कि मैं क्या करता हूँ उससे लेके हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं जहाँ आपके साथ बैठा हूँ, मेरे पीछे 109 लोग बैठे हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 हमारे पार्टनर्स हैं, मैं, चिराग, अनुपमा, डिम्पल, एंड देन द रिमेनिंग टीम एंटायरली। स्ट्रैटिफिक्स एक 8 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो तब भी और आज भी ये मानती है कि एक एसएमई को नॉलेज की कहीं पे कमी ना तब थी ना आज है। आज तो खासकर नहीं है, ड्यू टू द बेनिफिट ऑफ एआई, राइट। जहाँ पे एसएमई पहले से अटक रही है वो है एग्जीक्यूशन। सो इन द 2017 14th April, चिराग एंड आई वी इंसेप्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटिफिक्स। स्ट्रैटेजी एंड फिक्सिंग, 2 वर्ड्स का सिंथेसिस है ये, विद दिस पॉइंट के क्या हम एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं जो एसएमईज के साथ मिलके सिर्फ नॉलेज की बात नहीं करे, बट वी ऑल्सो मेक श्योर कि हम एग्जीक्यूशन करके देंगे। एंड दैट्स द की पॉइंट कि अगर हम एग्जीक्यूशन करके देंगे तो हमारा यहाँ पे इंसेप्शन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आवर मीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड हेंस स्ट्रैटिफिक्स इज, वी से दैट वी आर बिकॉज वी इम्प्लीमेंट। सो आपने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में बोली, एग्जीक्यूशन बोला, टीम बोली, पार्टनर्स बोले, सो वील कम ऑन दैट लेटर। सो फर्स्ट मुझे जानना है कि एज ए पर्सन मुकुल क्या करते हैं, कैसे है, राइट? तो आपने पहले बीटेक किया, देन आफ्टर यू डिड अ डिप्लोमा इन HRM, देन आफ्टर आपने स्टैनफोर्ड का एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स किया,
तो क्या ये पहले से ही प्लान था या ये नेचुरली हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक द ओनली थिंग विच वॉज प्लान वॉज द बीटेक. बीटेक किया, कुछ काम किया, फिर सूरत आया वापस. फिर सूरत में कपड़े की दुकान खोली. बढ़िया 2 साल कपड़े की दुकान करी, मजा आ गया एकदम. समझ आ गया धंधा बहुत अच्छा है, अपने लिए नहीं बना है. और फिर करते करते समझ आया कि HR क्या होता है. देन आई गेव माई एंट्रेंस एग्जाम. फिर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस से मैंने अपना MBA HR कंप्लीट किया. एंड जैसे मैंने MBA कंप्लीट किया, मुझे समझ आ गया कि अच्छा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन होती क्या है. क्योंकि बीटेक तक तो आप 20-21 साल के होते हो, तो बहुत ज्यादा आइडिया आपको नहीं लगता है. ठीक है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं था. आई एम श्योर लॉट ऑफ मैच्योर पीपल आर देयर एट दैट एज ऑल्सो. बट देन इवेंचुअली एज आई ग्रू आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि यार नॉलेज तो और चाहिए होगी. तो फिर मतलब एज एन बीटेक किया, MBA इन HR किया, और दूसरे सर्टिफिकेशंस किए. स्टैनफोर्ड सीड जो आपने अभी लास्ट बोला, दैट इज समथिंग विच इज एन एप्लीकेशन बेसिस कॉलेज, तो वो किया. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एग्जाम दी. तो आई बिलीव नाउ इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, कि हर 2 साल में एक बार कॉलेज जाना है एटलीस्ट 8 से 10 दिन के लिए, और कुछ पढ़ाई करके निकलना है. दैट्स द सिनेरियो व्हिच आई बिलीव आई वुड वांट टू कंटिन्यू फर्दर. सो आज अगर हम एक सिनेरियो देखिए जेन जी का, राइट, तो उनको ऐसा है कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया, मैं कंप्यूटर की फील्ड में ही जाऊंगा, राइट. बट आपने बीटेक किया, देन आफ्टर यू चेंज योर फील्ड अगेन, जैसे आपने बोले कि कपड़े की दुकान की, देन अगेन यू चेंज द फील्ड. एंड वी आई मीन बेस्ड ऑन रिसर्च वी नो कि आप प्रोडक्शन इंडियन रेडियो मिर्ची में भी थे, राइट. सो आपने बहुत सारी फील्ड चेंज की, तो आपको वहां पे ऐसा नहीं लगा कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सो आपने क्या सोच के वो चेंजेस सब इम्प्लीमेंट किए और वो सक्सेसफुल हो पाए? सो तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि शायद तक मैंने कुछ बहुत ज्यादा सोच के किया. वास्तविकता से कई बार इंसान को जो जरना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअली अपने खड़े कहाँ हैं. ओके. बीटेक करने के बाद ये पता था कि बीटेक का काम नहीं करना है. मतलब आई डिड नॉट वांट टू परस्यू समथिंग इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिकॉज आई वाज अ लाउजी इंजीनियर. मुझे कोई C++, जावा, ऊप्स किसी में कुछ भी समझ नहीं आता था. बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, मेरे पास 3 पेज का CV था. 3 पेज का, जबकि लोगों के पास 2 पेज का था. लेकिन 3 पेज में से 1.5 पेज इसी में थे कि डिबेट में पार्टिसिपेट किया, एलोकेशन में पार्टिसिपेट किया, बैंड में पार्टिसिपेट किया, इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं किया था. So I understood very early that I think I would want to do something with communication and not something with the coding. Right. उसके बाद जैसे आपने पूछा, कपड़े की दुकान करी या रेडियो मिर्ची में मैं प्रोडक्शन इंटर्न था, ये सब मेरे ख्याल से सिचुएशन थी. आते गए लेते गया, आते गए लेते गया. आई एम अ कोर अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन. मुझे ऐसा लगता है कि हर काम अपने को करना चाहिए, क्योंकि हर काम कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है. आज जब मैंने प्रोडक्शन इंटर्न किया रेडियो मिर्ची का, तो मुझे समझ आया कि अच्छा ठीक है, लोगों से बात कैसे करनी है, सिस्टम कैसे चलाना है, मीडिया कैसे फंक्शन करता है, कैसे आपके हाथ में एक यंत्र होता है जो पूरे भारत भर के अंदर सुनाई देता है. सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट इट्स एन एरर फ्री थिंग, राइट, बिकॉज यू कैन स्पीक एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन द माइक, राइट, इट गेट्स रिकॉर्डेड. कपड़े की दुकान करी तो उसमें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का जो है ना, वो कपड़े की दुकान में रहा है. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच हैज कम टू मी, इट्स नॉट जस्ट बाय चॉइस, इट्स आल्सो बाय लक. एंड व्हेन इट हैज कम, आई हैव ओनली एम्ब्रेस्ड इट. मुझे लगता है कि लो, लेते रहो, काम करते रहो, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ जाओगे, राह वहीं से दिखाई देगी. तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि राइट, आपने पहले जैसे रेडियो मिर्ची में इंटर्न थे, उस दिन आप जो काम करते थे, जो आपका रूटीन था, और आप जो अभी जो कर रहे हो, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, और आपको क्या लग रहा है कि उसमें क्या चेंज हुआ? So Radio Mirchi, I used to intern under RJ Rahil. Rahil happens to be the first person in the entire Radio Mirchi in Surat, along with his team. तब मेरा स्केड्यूल ऐसा होता था कि हमें 7 बजे का शो कवर करना होता था, तो 6:30 बजे, 6:45 बजे पहुंचना है सुबह. ठीक है, आपको आपकी न्यूज निकालनी है, टॉप न्यूज निकालनी है, वो आपको बोलनी है. लिसनर्स को आपको एंटरटेन करना है. मेरा काम होता था बाहर जाके, शहर में जाके इंटरव्यूज लेना, बिकॉज आई वॉज एन आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग जॉकी. ठीक है, इंटर्न जब मैं कर रहा था साथ में, तो वहां से जर्नी शुरू हुई. वहां से लेके आज तक की दुनिया में ऑफकोर्स देयर इज अ 100% डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ माई एंटायर थॉट प्रोसेस एंड माई वर्किंग. क्या डिफरेंस नहीं आया है? मैं पहले भी पब्लिक फेसिंग में था, मैं आज भी पब्लिक फेसिंग में हूँ. मैं पहले भी जितना ज्यादा लोगों से बात करने की इच्छा रखता था, मैं आज भी लोगों से उतना ज्यादा बात करने की इच्छा रखता हूँ. सो दैट्स अ वेरी कॉमनैलिटी. मुझे पहले भी आई यूज्ड टू लव नॉट जस्ट इंटरेक्टिंग बट अंडरस्टैंडिंग पीपल. आई एम स्टिल ऑफ द सेम ओपिनियन कि मुझे लगता है कि लोगों को समझना सुनना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे.
So in terms of my nature, I think nothing has changed. In terms of my work schedule, of course, it has changed completely. Absolutely. सो जैसे आपने अभी बात की इंटर्नशिप की, राइट? तो अभी के जनरेशन जो है दे डोंट गो फॉर इंटर्नशिप, दे डोंट प्रिफर द इंटर्नशिप. उनको चाहिए कि डायरेक्ट जॉब लग जाए और अच्छी सी सैलरी हो, वो स्टार्ट कर देते हैं करियर, राइट? तो आप क्या उसमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहोगे कि इंटर्नशिप से लेट्स से अभी के सिचुएशन में क्या बेनिफिट जेनजी को मिल सकते हैं और क्या बेनिफिट लोगों को मिल सकते हैं? फॉर लेट्स से मेरे कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के बीच में 1.5 महीने का ब्रेक होता है, 2 महीने का ब्रेक होता है, राइट? बट पीपल डोंट गो फॉर इंटर्नशिप, दे जस्ट रोम अराउंड एंड डू द टाइम पास. तो क्या आप उसको कुछ हाईलाइट करना चाहोगे कि वो टाइम उसको कैसे यूटिलाइज और प्रॉपरली वहां पे कर सकते हैं? सो मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ तक हम स्टैटिफिक्स को देख सकते हैं, हर टाइम में स्टैटिफिक्स में कम से कम 5 से 6 इंटर्न्स होंगे एवरी टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा महीना चल रहा है. सो आई एम नॉट श्योर वेदर जहाँ आप मुझे बोल रहे हैं कि क्या ये जेनजी इंटर्नशिप करना चाहती कि नहीं चाहती, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा नॉट जस्ट बेनिफिट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन बट वी हैव सीन द बेनिफिट विच द इंटर्न्स गेट. क्या बेनिफिट मिलता है? उनकी लैंग्वेजिंग चेंज हो जाती है. इट्स ऑल अबाउट दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विथ. करेक्ट. तो जब आप इंटर्न कर रहे होते हो या आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो, आपके इस दौरान में जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो, योर लैंग्वेजिंग चेंजेस, योर अंडरस्टैंडिंग चेंजेस टू अ nth लेवल, बिकॉज तब आपको ये समझ आता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो एक्चुअली वास्तविकता के अंदर कितना ज्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच में है. ठीक है. तीसरा, आपकी लाइफ बहुत सीरियस हो जाती है. ठीक है. ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच विच यू यूज, बट व्हेन यू कम टू ऑफिस देयर इज एन एब्सोल्यूट शिफ्ट. करेक्ट. सो थिंक अबाउट इट कि जब आप कॉलेज से ऑफिस आते हो, फिर ऑफिस से वापस कॉलेज जाते हो, तो एक इंसान एक अलग सोच लेके जाता है वापस कॉलेज. ठीक है. नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो मेच्योरिटी, ऑल्सो फिलोसॉफिकली वो उसका जिंदगी को देखने का नजरिया पूरा चेंज हो जाता है. सो आई बिलीव internship is not just about learning specific to the subject, but also in terms of learning about the life and the people who is working actually in the organization. How does that life changes post your college? So you get a demo kind of thing. अच्छा ठीक है, this is what something which I should be entering or I should not be entering in life. Correct. So basically from your explanation में ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी लोग means internship करना चाहते हैं उनको करना चाहिए. They don't should not waste 1 or 2 month. कहीं पे भी मिले, doesn't matter. आप जैसे रेडियो मिर्ची में कि कहीं पे भी मिले, that will give you lots of experience for the internship. तो आपको करना ही चाहिए. So I'll give my personal experience. During my office, during my college timing, I used to work as an intern in a place called Disha. Right? It's a school for special child. ठीक है, जयपुर के अंदर. मैंने एटलीस्ट 3 से 4 महीना वहाँ पे इंटर्नशिप करी थी. क्या करता था मैं वहाँ पे? डांस सिखाता था, गिटार सिखाता था, म्यूजिक सिखाता था, कल्चरल एक्टिविटीज करवाता था. ग्रेट टाइम आई हैड बिकॉज मुझे समझ आया ठीक है हाउ डज स्कूल फंक्शंस, हाउ डज स्पेशल चाइल्ड फंक्शंस. ड्यूरिंग माई वर्किंग इन दिल्ली, तब उस टाइम पे मैं इंटर्नशिप करता था एक दूसरे स्कूल के अंदर विच वॉज स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. ठीक है, राइट. तब मेरे को एक अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन मिला कि अच्छा ठीक है, आप कैसे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को इकोनॉमिकली ठीक कर सकते हो, आप उनको कुछ सिखा सकते हो, लाइफ स्किल दे सकते हो ताकि वो आगे जाके कमा सकते हैं. जब मैं सूरत आया तब मैं जुवेनाइल के बच्चों को सिखाता था. राइट. सो माय एंटायर जर्नी हैज ऑलवेज बीन सिंस माय कॉलेज टिल टुडे आल्सो कि या तो मैं खुद अपने आप को एक इंटर्न बना लेता हूँ या मैं अपने आप को एक CSR एक्टिविटी में जोड़ लेता हूँ ताकि यू कीप लर्निंग थिंग्स. एंड दैट्स बियॉन्ड योर ऑफिस टाइम. करेक्ट. तो जैसे हमने बात की आपका जो ये पूरा सफर रहा है, बहुत ऊपर नीचे रहा है, राइट? I'm from intern to managing the people and doing execution in 550 plus organization. तो ऐसे लाइफ के कुछ मोमेंट होंगे कि जहाँ पे आपको लगा कि लाइफ चेंज हुई या कुछ ऐसा करना है कि नहीं मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे को तो ये करना है. ऐसे कुछ मोमेंट हो, आप कुछ उस पर शेयर कर पाओ? So मुझे लगता है एक मोमेंट था दिसंबर 2013 के अंदर कि जहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं टेक्सटाइल का कामकाज नहीं करूंगा. कोई आपत्ति नहीं थी, मतलब देयर वाज नो प्रॉब्लम इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इस जस्ट कि शायद तक मुझे लगने लग गया कि द काइंड ऑफ पर्सन आई एम और मैं जिसके लिए बना हूँ, मैं इकिगाई की थियरी जो अपने बोलते हैं, राइट, कि आपका प्रोफेशन वोकेशन
आपका मिशन, आपका विजन, सब कुछ मैच होना चाहिए, दुनिया को क्या चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लग गया कि दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम मेंट फॉर। ठीक है, तो दिसंबर 2013 एक समय था कि जब मैंने चोज हार्डकोर कि अब मैं ये नहीं करूंगा, आई वुड वांट टू डू समथिंग। क्या करूंगा मुझे नहीं पता। आई हैव ऑलवेज डन दिस वे कि पहले दरवाजा बंद करो, फिर देखते दूसरा कौन सा दरवाजा खुलेगा। आप दरवाजा खोलने का वेट करोगे तो दरवाजा कभी बंद नहीं कर पाओगे। सो ये एक मोमेंट था जब मैंने ड्रास्टिक चेंज आई ब्रॉट टू माय करियर। सेकंड ड्रास्टिक चेंज आई बिलीव केम फ्रॉम कोविड। कि जब कोविड के बाद बिजनेसेस चालू हुए तो हमारा बिजनेस सबसे पहले था सर्विस इंडस्ट्री में, कंसल्टिंग में, जो सबसे पहले खुला। एंड वी वर द वन हु डिड नॉट ले ऑफ अ सिंगल एम्प्लॉय ड्यूरिंग आवर टेन्योर। ठीक है, तो जब हम मई 2020 के अंदर हमने जब अपनी ऑफिस वापस शुरू करी, राइट, आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट विच वी हैड वाज सुमित इंडस्ट्रीज। ठीक है, अ ग्रेट बिग ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने हमें रीच आउट किया, हमें बातचीत चालू हुई और वहां से जर्नी वापस शुरू हुई। तो स्ट्रैटिफिक्स 2 बार जन्मा है, एक 2017 के अंदर और एक 2020 कोविड के अंदर, क्योंकि वहां पे वापस हमने जीरो रेवेन्यू, जीरो थिंग्स, जीरो क्लाइंट के साथ हमने वापस शुरू किया। तो आई थिंक ये 2 इंसिडेंसेस मेरे नजर में हमेशा रहेंगे वेयर वी री-इनकार्केटेड ourselves. So I think कोविड के बाद I think सभी businesses 2 बार बंद हुए। Absolutely. So in IT also and also in service industry also there's lots of impact on Completely. that. And blessed कि that was a good time for IT also कि we had lots of projects and lots of you can say growth in time. कोविड ने बहुत सारी चीज चेंज कर दी है। Then after let's say आपके लाइफ में आप कुछ ऐसा मोटो फॉलो करते हो कि नहीं ये तो होना ही चाहिए और मेरे को यही करना है, ऐसा कुछ है कि आपके लाइफ में क्या आप एज अ मोटो यू फॉलोइंग दैट? आई बिलीव दिस वे अल्पेश भाई के जैसे जैसे हर 5 साल के अंदर मेरा ओवरऑल देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। When I was 25, I had a different thought. At 30, I had a different thought. At 35, I have a very different thought. I'm being more inclined towards spirituality. One life funda which I believe I have learned, not just recently, but in coming times, is जो है नहीं उसके लिए रोना नहीं। जैसे कितनी बार क्या होता है कि हम काम करते हैं और हमें लगता है कि यार ये कस्टमर को अगर हमने ऑफर दिया और कस्टमर चले गया तो क्या। तो मैं सोचता हूँ कि तेरा कस्टमर तो वैसे भी नहीं था ना। करेक्ट। तू ऑफर दे देगा और मान जाएगा, करेक्ट, तो बढ़िया हो जाएगा। और ऑफर देगा और नहीं मानेगा तो कस्टमर तो वैसे भी नहीं था, करेक्ट। तो उसके लिए क्यों रोना जो तेरा था ही नहीं, राइट। सो दिस हैज बिकम माई स्पिरिचुअल लॉजिक फॉर मी कि जो है नहीं या जो था नहीं उसके लिए नहीं रोना, ठीक है, राइट। और जो है वो तो हमेशा रहेगा फिर, करेक्ट। So that's helping me overall now in terms of moving further passionately what I want to do. So आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि हर 5 साल में आपका नजरिया चेंज हुआ है। तो थोड़ा उसमें आप हाईलाइट कीजिए कि वो जो नजरिया आप चेंज करते हो क्या उसमें बुक इम्पैक्ट करती है या कोई कोर्सेज इम्पैक्ट किए या कुछ ऐसी चीज जो आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं अभी 5 साल पहले सोच रहा था उसको मैं भी मुझे इस तरह चेंज करके भी ये सोचना चाहिए। सो हाउ यू आइडेंटिफाई कि मेरे को नेक्स्ट 5 years या जो अभी के 5 साल है उसमें क्या चेंज करना है और कैसे करना है? इट्स अ वेरी गुड डीप क्वेश्चन कि किस तरीके से इट हैज हेल्प्ड मी टू री-इवैल्यूएट माई सेल्फ एवरी 5 years. सो मुझे लगता है कि एक तो आई सेड पहले भी कि वी आर एवरेज ऑफ 5 people वी आर सराउंडेड विद, करेक्ट, ठीक है। मेरे पिछले 5 साल की जर्नी के अंदर मैं आप जैसे अल्पेश भाई, आप और मैं लास्ट कुछ 4-5 साल से जुड़े हैं। इसी तरीके से मेरे पास इन्हीं प्रकार के राइट सीरियल एंटरप्रेन्योर मेरे साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने मेरा नजरिया बदला है, राइट। जब मैं 25 का था आई वॉज सराउंडेड बाई डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। एट 30 एब्सोल्यूट डिफरेंट। एट 35 आई एम सराउंडेड विद एक्सट्रीम डिफरेंट काइंड ऑफ जेंटलमैन अराउंड मी, ठीक है, राइट। On both the sizes, male and female, right? So that's one. Books definitely yes. जहाँ मैं 25 की उम्र में स्केलिंग की बुक पढ़ता था, वहाँ 35 की उम्र में मैं स्केलिंग तो पढ़ता ही हूँ लेकिन स्केलिंग के साथ साथ मैं डिटैचमेंट भी पढ़ता हूँ। Now I'm not just reading scaling but I'm also reading detachment. क्यों? क्योंकि स्केलिंग से मैं इतना प्यार करने लगा था कि मुझे समझ आ गया था कि मैं अपने आप को स्केलिंग में ही ढूंढ रहा हूँ।
बट देन आई अंडरस्टूड कि यार स्केलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे डिटैचमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आई विल स्टार्ट एसोसिएटिंग माई सेल्फ ओनली विथ वन स्पेसिफिक थिंग. Correct. सो दैट्स द चेंज. सो बुक्स यस, पीपल डेफिनेटली यस, चॉइसेस 100% यस. राइट. आज अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं खास कर ट्राई करता हूँ कि सैटरडे संडे तो मैं स्पेशली मैं सूरत में ही रहूँ, सो दैट आई कैन स्पेंड टाइम विद फैमिली. पहले ऐसी कोई थॉट नहीं थी. सो ऑल्सो जस्ट टू ऐड, आई थिंक कॉन्स्टेंट कॉन्वर्जेशन विथ योर सेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. हम हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं. कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई सीरीज देखना चाहते हैं, किसी से फोन पे बात करना चाहते हैं, किसी इवेंट में जाना चाहते हैं. बट मेरे ख्याल से कि अगर आपको एक समय मिला है ना शांत बैठने का, राइट, भले वो आधे घंटे का समय हो कि 1 घंटे का समय हो, जैसे मैं अपने आप का स्पेसिफिकली वो समय शेड्यूल करके चलता हूँ, ठीक है, मेरे कैलेंडर के अंदर. दैट टाइम गिव्स मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू माई सेल्फ. तू कहाँ जा रहा है, तू क्या सोच रहा है, तूने ऐसा क्यों उसको बोला, राइट. दैट हेल्प्स मी टू सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्ट माई सेल्फ अगेन एंड अगेन. सो आपने बहुत इंटरेस्टिंग 3 चीजें बोली जो मैंने नोटिस की. फर्स्ट 2-3 बार आपने बोला कि 5 people अराउंड यू, देन आफ्टर बुक्स एंड देन आफ्टर स्केड्यूल, राइट. तो हम 1 by 1 जाते हैं. सो आप ऐसे कुछ बुक रेकमेंड करना चाहोगे कि जो SMEs पीपल है, जो बिजनेसेस में है, राइट, उनको मस्ट पढ़नी चाहिए कि जिससे उसको कुछ लर्निंग मिले? सो मैं एक बोलूंगा 7 Habits of Highly Effective People, स्टीफन कवी. आई थिंक वो ग्रंथ है, हर एक को पढ़नी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, एनीथिंग, राइट. क्योंकि मुझे लगता है कि वो ग्रंथ है. इट टीचेस यू हाउ टू रियली एक्चुअली लीड अ लाइफ एज एन इंडिविजुअल. दूसरा जो बिजनेस के लिए मुझे बहुत काम लगी वो बुक थी द गोल बाय एलायो गोल्डरैट, जो TOC की बात करते हैं, थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स. तो जब आप ऐसी टेक्निकल बुक पढ़ते हो तो आपकी आंखें खुल जाती हैं कि आपके इर्द गिर्द आप देखना चालू कर देते हो चीजें जो आपको नहीं दिखती थी, राइट. जैसे वेरी वेरी जोवियली आई टेल यू कि लोग हमेशा एयरपोर्ट की बात करते हैं. मुझे लगता है कि एयरपोर्ट इज द मोस्ट इनएफिशिएंट प्लेस इन द इंटायर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जितने बॉटल नेक्स वहां पे बने हुए हैं. तो जब आप ऐसी बुक पढ़ते हो तो गोल टाइप यू स्टार्ट रिलेटिंग. One time, 1 Minute Manager, I think one of the greatest book. Who Moved My Cheese? Right. छोटी छोटी किताबें ही है, 100-150 पेज की किताबें हैं, लेकिन आपका नजरिया चेंज कर देती है. एक फिक्शनल बुक है मारियो पूजो की, द गॉडफादर. फिक्शनल बुक है, लेकिन वो बुक जो मुझे फैमिली बिजनेस सिखाती है ना, वो मुझे और कोई बुक नहीं सिखाती है. Right. How do you actually run a family business? Harry Potter is again one of the greatest book which has changed myself in terms of my choices. The greatest enemy and the greatest person who is so good, दोनों में difference सिर्फ choices का होता है. Right. दोनों के पास दिमाग है, दोनों के पास पावर है, correct. दोनों के पास करेज है, correct. डिफरेंस क्या है? चॉइसेस का, करेक्ट. ये सो आपने लास्ट में भी एक चीज बोली, पीपल, राइट. अगेन वी कमिंग ऑन द पीपल. सो लेट्स से मेरे आसपास के जो 5 लोग होते हैं, तो लेट्स से एज ऑफ स्कूलिंग अलग होते हैं, कॉलेज में अलग होते हैं, आप जॉब करोगे या कोई बिजनेस स्टार्ट करो अलग होते हैं, देन अगेन यू गो इन अनदर 5 years वो अलग होते हैं, राइट. बट उसमें दिक्कत ये है कि जो 5 लोग हैं उसको आप चेंज कर दोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, राइट. तो आप उसमें ऐसे क्या इंफॉर्मेशन देना चाहोगे या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना चाहोगे कि जहां से जो मेरे 5 लोग हैं, राइट, एग्रीड कि जो 5 लोग हैं ऐसे आप बनोगे, राइट. तो उसको कैसे अपस्किल किया जाए और ऐसे क्या किया जाए, कौन सी एक्टिविटी ज्वाइन की जाए या क्या किया जाए कि जहां से मेरे को जो मेरा लेवल है उससे ऊपर लेके जाए, वो 5 लोग मुझे मिले. तो लोग फाइंड करना डिफिकल्ट पार्ट है कि वो कहाँ मिलेंगे मेरे को, राइट. सो मुझे एक तो लगता है कि इट्स ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टेशन. I know while I'm speaking to you today, it may sound a little bit of preachy, a lot, but I'm not trying to sound that. But I sincerely believe that manifestation is a very important point in terms of what you seek. Correct. Rumi says a thing, what you seek is seeking you. Right, okay. And it's a fact कि अगर आप आपका manifest करते हो कि यार आपको इस level पे पहुंचना है, तो automatically you start reflecting, you start getting those people around you. Correct. ठीक है. So that's one. सेकेंड, अब तो मेरे ख्याल से कि लिंक्डइन हो गया, कम्युनिटीज हो गई, इतनी सारी चीजें आपके आजू बाजू होती हैं कि आपको समझ आ जाता है कि आप क्या क्या जोड़ सकते हो. आज अगर मैं HR में हूँ तो NHRDN करके जो कम्युनिटी है या और भी दूसरी या पीपल मैटर्स है, ऐसी कुछ अलग अलग कम्युनिटीज या एसोसिएशंस है जिनके साथ जुड़ के मैं अपने होराइजन को वास्ट कर सकता हूँ.
मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो जैसे एग्जांपल बीएनआई या कॉर्पोरेट कनेक्शंस या ईओ जैसी कम्युनिटीज हैं, राइट, जो आपको स्केल करती हैं हर लेवल पे. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट आइडेंटिफाइंग दैट व्हाट आई एम राइट नाउ, व्हाट आई वांट टू बिकम, and accordingly what I want to become, I get into that community, so that community forces me to kind of person I want to become. Correct. So recently I just started learning the beneficiation, and उसके अंदर भी I experiencing कि भाई हम कभी सोचते हैं कि भाई इस बिल्डिंग के जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेसेस को हमें कस्टमर बनाना है. सो डाउन द लाइन 5 years में होता है कि सब बन जाते हैं. सो इट्स रियलिटी होती है कि भाई हाँ होता है, दैट्स हैपनिंग, राइट. सो थर्ड चीज हमने जो आपकी कन्वर्जेशन से ली थी वो थी आपका स्केड्यूल, राइट. जैसे आप बोले कि मेरे का एक टाइम फिक्स है कि मेरे को इस टाइम पे ये करना है, तो आप उसमें क्या बता पाओगे कि लेट्स से 7 बजे मुकुल क्या करता है और जब तक 10 बजते हैं तब तक क्या हो चुका होता है, राइट. बेस्ड ऑन जो आप बिजनेसेस में हो, जैसे आप मैनेज करते हो, राइट. एज ए कंसल्टिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस, बिकॉज जब तक वो बंदा वहाँ पे होगा नहीं वो कुछ कर नहीं सकता, राइट. इट्स नॉट ऑटोमेटेड, आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा. एंड यू मैनेजिंग द लार्ज यूज कस्टमर्स प्लस यू हैव द बिग टीम. सो ये पूरा आप कैसे वो स्केड्यूल से मैनेज करते हो? So I understood this lately कि पहले खुद को मैनेज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather than managing anyone else. So my time starts with 5 AM. मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ. 5 बजे उठ के मेरा मेडिटेशन, हर रोज़ का मेरा मेडिटेशन होता ही होता है. That's unsaid thing. 5 से लेके 5:30 पौने 6 तक मेडिटेशन करता हूँ. 6 बजे आई एम इन जिम. So when 5 to 5:45 I am working on my mind and my soul. 6 to 7 I'm working on my body. And मैं अपने आप को त्रासता हूँ, मतलब मैं अपने आप को लिटरली आई सफर माई सेल्फ, बिकॉज आई बिलीव दैट सुबह सबसे पहले अगर आपको अच्छे से माइंड को अगर आप ये परीक्षा दे देते हो ना कि भाई तेरा आज का दिन बहुत ज्यादा कंफर्ट में नहीं जाने वाला है, यू स्टार्ट पुटिंग अनकंफर्ट जोन, योर डे गोज वेरी वेल. I come back home, I get ready and stuff. I go to temple every day. 8:30 I'm at office. I start my work at 8:30. वापस जाने का कोई समय नहीं है, बट टिपिकली अराउंड इवनिंग 7:30 8 o'clock इज वेयर आई गो बैक टू माई होम. और देर आर कपल ऑफ इवेंट्स टू अटेंड. आज की तारीख में शाम को बहुत सारे इवेंट्स आजकल कंटिन्यू होने लग गए हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स हो गए, तो वो सब खत्म कर आते हैं. आई रीच बैक होम बाय अराउंड 8:30 9 o'clock. खाना खाया, सो गया. बाय 10 o'clock 10:15 यू विल फाइंड मी स्लीपिंग. दैट्स माई स्केड्यूल. So आपने जो बोला एक 5 it's a very difficult to get on the time. It's like I used to run the 5 club. I was part of that 5 club for 3 years, and it was a great time. But you cannot continue longer time जब तक why वहाँ पे specified है नहीं. So I run for 3 years. We were part of that 5 club for 3 years. Now get settled, comfort zone में आ गए, तो अभी 5 का 6 हो गया, 6 का 7 हो गया. So आपको क्या वो मोटिवेट रखता है कि नहीं मेरे को 5 बजे तो ये जागना ही और ये करना ही है? आई थिंक आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अहेड. मुझे लगता है कि जितने लोग 4 बजे उठते होंगे, जितने लोग 5 बजे उठते होंगे, जितने लोग 6 बजे उठते होंगे, और जितनी तादाद में 7 बजे लोग उठते होंगे, इनकी पॉपुलेशन से बढ़ती जाती होंगी. करेक्ट. राइट. सो जब मैं सुबह 6 बजे जिम जाता हूँ तो हमारे जिम के अंदर 4 लोग ही होते हैं या 5 ही होते हैं मैक्सिमम. बट 7 बजे कम से कम 30 लोग हो जाते हैं, विच मीन्स आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि 7 बजे के अंदर कंपटीशन ऑफ 30 people इज हायर देन कंपैरिजन टू कंपटीशन ऑफ 4 people. नॉट सेइंग दैट आई एम कंपीटिंग विद पीपल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लाइफ के सिद्धांत में भी यही चलता है कि जब आप प्लानिंग 1 हफ्ते की करते हो, 1 महीने की करते हो, 1 साल की करते हो, 5 साल की करते हो, 10 साल की करते हो, तो जिसने 10 साल की प्लानिंग करी है वो हमेशा 1 साल वाले से बहुत अहेड होगा. करेक्ट. एग्रीड. वो प्लानिंग कितनी सफल होगी अपने हाथ में नहीं है. Correct. All I'm trying to say is that how much are you ahead of your peers, of your people, of the entire world which you are at. Correct. So that motivates me at 5 o'clock कि मैं तब उठ रहा हूँ जब 99% जनता जो है वो सो रही है. That motivates me. Correct. ठीक है. Second, मुझे लगता है कि वो 5 to 8 का जो टाइम है ना, वो मेरा समय है. ना कोई फोन कॉल है, ना कोई मैसेज है, ना कोई ईमेल है, कुछ नहीं, वो मेरा समय है. Correct. So I want to take the benefit of that time कि जब कोई नहीं आजू बाजू. Correct. Great. So let's say move from the personal stuff to in the business. So जो Statifix है वो यूनिक नाम है. I mean it's very sound, unique and creative. So क्या ये नाम आपने कैसे रखा और इसकी कुछ पीछे कुछ बैक स्टोरीज है, if you can highlight on that. बैक स्टोरी तो बहुत सिंपल है. मैं मेरा पार्टनर चिराग, को फाउंडर मैं, मेरा को फाउंडर चिराग और मेरी वाइफ मीनाक्षी, हम 3 बैठे थे मेरे घर पे, एंड हम जस्ट डिस्कस कर रहे थे ऐसे इन जनरल कि क्या कर सकते हैं, क्या नाम हो सकता है. एंड
कुछ तो स्ट्रैटेजी से करने की इच्छा थी कि यार हम ऐसे व्यापार में जिसमें स्ट्रैटेजी बिकम्स द फाउंडेशन लेवल, तो कुछ तो स्ट्रैटेजी से करने की इच्छा थी। तो करते करते बात करते करते somehow we identified कि यार क्या नाम कर सकते हैं, स्ट्रैटिफिक्स नाम अच्छा लगा। हमने देखा अवेलेबल भी था। आज की तारीख में तो क्या सबसे पहले डोमेन अवेलेबल देखना पड़ता है कि डोमेन अवेलेबल है नहीं है। आपका नाम कितना अच्छा हो लेकिन अगर डोमेन अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो डोमेन अवेलेबल किया, देखा डोमेन अवेलेबल है, एंड देन सडनली वी फेल्ट कि इट्स अ सिंथेसिस ऑफ थ्री थिंग्स। स्ट्रैटेजी का स्ट्रे हो गया, फिक्सिंग, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी फिक्सिंग, एंड एक्स इज फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। Great. So we thought that strategy fixing का Stratifix and X stands for the exponential growth or the execution. Right. ठीक है, तो इस यहाँ से नामकरण हमारा हुआ Stratifix. Great. So basically, in last 1 month, I meet lots of people. उसमें ऐसा हो रहा है कि they want to start a business. जैसे आपने let's say Stratifix start किया, right? And you are a right guy to answer this question because you are I hope so. I'm not sure. in management also. So people afraid of starting a business, right? उनको लगता है कि business होगा नहीं होगा, क्या करेंगे, राइट? एंड उसकी जो फैमिली होती है वो सपोर्ट नहीं करती है। दे सेड नहीं, अभी तू छोटा है, तू भाई बिजनेस मत स्टार्ट कर, तू जॉब करता रहे 3-4-5 साल तू जॉब कर और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना। मेरे साथ भी हुआ था। व्हेन आई वाज गो टू आफ्टर कॉलेज टाइम, आई वेंट टू माय फादर एंड सेड बिजनेस स्टार्ट करूंगा, पैसा चाहिए नहीं, स्टार्ट करना है। बट ही सेड डोंट स्टार्ट अ बिजनेस राइट नाउ, बस जाके एक्सपीरियंस लेके आ, देन आफ्टर अ बिजनेस स्टार्ट करना, राइट? सो आई डिड अ जॉब फॉर 2 years, देन आफ्टर आई स्टार्टेड अ बिजनेस। बट मे बी इफ आई स्टार्टेड बिफोर 2 years, माइट बी सिचुएशन वाज डिफरेंट। बट अभी के जो लोग हैं, जो फैमिली है, राइट, वो जो करना चाहते हैं लोग उसको समझ नहीं पा रही है, और जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना है उनको लगता है कि मैं करूंगा तो क्या होगा, होगा कि नहीं मेरे से, दैट दे आर इन सेल्फ डाउट, राइट? तो जो 2 चीजें आप उसको अगर मिटिगेट करना है या आपको कुछ उसमें गाइडेंस देना हो कि ऐसे ऐसे स्टेप फॉलो करके ये करके उसको कर सकते हैं। सो मुझे तो ये लगता है कि फैमिली का ना हमेशा इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई होता है। तो फैमिली को हमेशा रिवॉर्ड से ज्यादा रिस्क राइट ज्यादा दिखाई देता है, या भाई बहन या अंकल आंटी, वो यही देखने की कोशिश करते हैं कि यार क्या मिलेगा पता नहीं, राइट, बट तू ये खो मत देना। तो ये उनका हमेशा डर रहता है, जो हर फैमिली का रहता है। करेक्ट। उसके अगेंस्ट में मैं ये भी बोलूंगा कि कहीं ना कहीं हमें झगड़ना तो पड़ता है। मुझे अच्छे से याद है कि 2015 से लेकर 2019 तक 4 साल, I remember my father must have spoken to every single relative and said, ये छोरा बावला हो गया है, कहीं कुछ नौकरी मिले तो बताना उसको, कहीं कुछ अच्छी जगह पे कुछ हो तो बताना उसको, ठीक है, राइट? And I kept cribbing, and Meenakshi, my wife, supported a lot in that time. She told to my dad constantly कि करने दो इसको अपने हिसाब से, कर रहा है ये, ठीक है। तो जहाँ पे फैमिली वहाँ पे सपोर्ट भी मिलता है, ऐसा नहीं है, बट आपको जिद्दी बनना पड़ता है। सपने आपके हैं, सपने और किसी के नहीं हैं, सपने सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। फैमिली से अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कई बार आपको वो अलाइनमेंट के एक स्टेप आगे जिद्दी बन के काम तो करना पड़ता है। आई डोंट थिंक सो इट कैन हैपन इन कंफर्ट जोन। रही बात फैमिली सिचुएशन की, तो ये तो देखिए प्रैक्टिकल सी बात है कि आज अगर किसी की फैमिली में अगर आर्थिक व्यवस्था अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, और अगर आपको उस टाइम पे ये है कि मैं बिजनेस करूं या मैं जॉब करके वहां पैसा कमाऊं क्योंकि मुझे घर पे पैसा देना है, तो वो तो देखिए वो एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है। आपकी सिचुएशन क्या है, कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाई वी आर सक्सेसफुल, एटलीस्ट मी, इज बिकॉज क्योंकि हमारे पे तो पेरेंट्स ने कभी ऐसा कुछ बर्डन दिया ही नहीं, या ना ही हमारे पे लाइबिलिटी थी कि यार ये चलाना पड़ेगा। हाँ, 21 साल से आई बीन रनिंग माई होम, ठीक है, आई बीन गिविंग मनी टू एट होम, बट वी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड के जहाँ पे दे मेड राइट चॉइसेस फॉर अस। ग्रेट। जैसे आपने कन्वर्जेशन में एक चीज बोली, हमने एसएमईज की बात कर रहे हैं, राइट? बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्हाई एसएमईज? आई मीन व्हेन वी थिंक अबाउट एसएमईज, एंड किसी को जाके बोलेंगे एसएमईज के लिए काम करता हो, राइट, दे विल थिंक लाइक क्या कर रहा है वहां पे। तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो एसएमईज की तरफ खींच के जाती है और मेरे को नहीं इसके लिए काम करना है, आई डोंट वांट टू गो बिग कॉर्पोरेट और बिग ऑर्गेनाइजेशन, बट एसएमईज विल बी माय प्राइमरी फोकस, एंड उस पे मेरे को काम करना है? एक तो एसएमईज को काम करने में हमारा पैशन है, क्योंकि हमें लगता है कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर, अगर मैं इस इकोसिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करूं, स्टार्टअप, एसएमई एंड कॉर्पोरेट, ठीक है, तो इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर जिसको सबसे कम सहायता
है, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड एवरीथिंग, Correct. बट द सपोर्ट इज लीस्ट इज इन एसएमई, करेक्ट। ठीक है, राइट। दूसरा, इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लू ओशन मार्केट। ये ट्रांसफॉर्मिंग एसएमई के जो टैगलाइंस लिंक्डइन पे चल रहे हैं, ये पिछले 4 साल से शुरू हुए हैं, करेक्ट। ठीक है, ये Correct. पहले नहीं थे, बिकॉज पीपल हैव अंडरस्टूड दैट एसएमई इज अ ह्यूज मार्केट, राइट। बट व्हेन वी स्टार्टेड वे बैक इन 8 years बिफोर, वी सॉ देन ऑल्सो, वी सी नाउ ऑल्सो कि एसएमई की तादाद, इट्स heavy populated ecosystem, right? So it's a great market. The most difficult market, but it's a great market. सो अभी हम जो एसएमई की बात कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या लग रहा है कि दिस ईयर एंड डाउन द ईयर एसएमईज की बिगेस्ट 3 or 4 चैलेंजेस क्या है, कि जहां पे हम बोल रहे हैं कि भाई एसएमईज है, उसको ग्रो होना है, सबको ग्रो होकर एसएमई से एमएसएमई उसको एंटरप्राइज में जाना है, राइट। तो ये जो दिस ईयर और मे बी डाउन द लाइन 2-3 years, जैसे हम चेक कर रहे हैं कि एआई इज कमिंग इन, राइट, तो देयर इज लॉट्स ऑफ डिबेट ऑन दैट एआई ऑल्सो। तो आपको क्या लग रहा है कि दिस ईयर डाउन द 2 years एसएमई के लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या हो सकती है? एसएमई के लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज है टीम बिल्डिंग, ठीक है। और ये कॉमन वाक्य मेरा रहा हुआ है, यहाँ पे भी मैं रिपीट करूंगा कि हर एक को चाहिए रजनीकांत, लेकिन रजनीकांत बनाना पड़ता है, क्योंकि आप तो ऐश्वर्या हो नहीं कि रजनीकांत आपके पास आएंगे, राइट। While I'm saying this with humble point, I'm saying it very clearly कि यार आपको हमेशा एसएमई को चाहिए, हमें राइट आदमी चाहिए, राइट आदमी को बनाना पड़ेगा। सो टीम बिल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम इन एसएमई, एंड इट इज गोइंग टू बी मोर। ये प्रॉब्लम कम नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है, क्योंकि डिमांड आपकी और बढ़ने वाली है और सप्लाई आपकी और कम होने वाली है, स्पेशली व्हेन मोस्ट ऑफ द आल्सो सिंगल हेड एम्प्लॉयज आर टर्निंग इनटू फ्रीलांसर्स। तो आप समझोगे कि आपके टैलेंट पूल आपका धीरे धीरे करके और स्क्वीज होने वाला है। करेक्ट। दूसरा, टेक्नोलॉजी एज अ ट्रांजिशन इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले टेक्नोलॉजी वॉज वेरी स्टैंडर्ड, कि आपका ये ईआरपी है, ये सीआरएम है, आप ये चूज कर लो, आगे बढ़ जाओगे। अब एआई कमिंग इन दिस पिक्चर, इट इज ओनली कंफ्यूजिंग द एसएमई मोर, कि क्या हम एक स्टैटिक लें या डायनामिक लें, या हम एआई के थ्रू जाएं या नॉन एआई के थ्रू जाएं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करें। एंड यू कमिंग फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, यू वुड अंडरस्टैंड मोर कि एक एसएमई के लिए नाउ चूजिंग अ राइट प्रोडक्ट इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट, बिकॉज नाउ देयर आर एम्पल ऑफ ऑप्शंस। तो ये समझ नहीं आ रहा हम इसको चूज करें या इसको करें या इसको करें, एंड वेयर प्राइसिंग इज द लीस्ट कंसर्न, करेक्ट, राइट। सो आई सेड वन इज टीम बिल्डिंग, सेकंड इज टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, ठीक है। थर्ड इज एसएमई के लिए आप देखेंगे कि मेजर एसएमई जो पिछले 15-20 साल से शुरू हुई है ना, उनके यहाँ पे आज की तारीख में मिडिल मैनेजमेंट जो है वो 15-20 साल का है, करेक्ट, जो नेक्स्ट 5-10 साल में शेल्फ आउट होने वाला है, करेक्ट, राइट। अब वो ट्रांजिशन कि उनकी नीचे की एक टीम बने जो यूथ ओरिएंटेड टीम हो, वो उस जगह पे आए, ये जो एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है वो एक्टिव से पैसिव हो, ये जो पूरा ट्रांजिशन है ये आपको फैमिली बिजनेसेस में भी दिखाई देगा इन द मैनेजमेंट लेवल, ये आपको मिडिल मैनेजमेंट में भी दिखाई देगा। ये ट्रांजिशन बहुत ट्रिकी हो रहा है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम इन एसएमई। फर्स्ट इज हायरिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, सेकंड इज टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, and third is managing this middle management and the family managed businesses, where the transition of the people in the organization of longer period and the newer one, how do you manage and co-balance that? So आपने बहुत अच्छी 3 चीज बताई, I mean that's like very near to us also. So first चीज जो one by one, if you go in deep one by one, first आपने बोला कि people, right? So let's say आपने कहीं बहुत सारी बात बोला है कि you need to build a successful team, but when you finding a people, आप स्किल नहीं, उसका टैलेंट भी देखो, उसका एटीट्यूड भी देखो, राइट। बहुत चीज होती है, पहले देखो, आपको देखना होता है, राइट। तो आप उसमें क्या ऐसी एसओपीज बनाते हो, क्या उसमें ऐसे प्रोसेसेस बनाते हो जो मेरे को लगे कि मैं जो बंदा हायर कर रहा हूँ, आई एम हायरिंग द राइट गाय, राइट। क्योंकि एसएमईज के लिए बिगेस्ट चैलेंज ये है कि मैं उसको हायर कर लिया, उसको ट्रेनिंग देता हूँ, उसको कंपनसेशन देता हूँ, आई एम इन्वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम, राइट, ट्रेनिंग के अंदर। देन आफ्टर 6 months 1 year पता चलता है कि राइट बंदा है ही नहीं, वो चला जाएगा। सो आई एम लूजिंग अ टाइम आल्सो, लूजिंग अ पेशेंस आल्सो, एंड नॉट ट्रस्टिंग अ सिस्टम। तो अब ऐसा क्या उसमें एसओपीज है या क्या आप फॉलो करते हो राइट टैलेंट हायर करने के लिए, और क्या एसओपीज आपने इंप्लीमेंट करके रखी है फॉर द राइट टैलेंट टू, कि आप
एसएमईज को दे सकते हो भाई नहीं आपको ये स्टेप फॉलो करो, देन माइट बी यू गेट, आप जैसे कि अभी 100 लोगों में से आपको ऐसा लग रहा है कि 50 लोग नहीं अच्छे आ रहे हैं और 50 आ रहे हैं, तो उसको मैं 50 से लेके 80 तक या 90 तक पहुंच सकूं। वो 100% सॉल्व नहीं होने वाला, बट माई परसेंटेज गोज हायर ऑन दैट। सो इट ऑल स्टार्ट्स विथ फर्स्ट हायरिंग, कि आप जब हायर कर रहे हो तो आप क्या चेक करके हायर कर रहे हो। जैसे मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, फिर मैं समझ गया ये कि जब हम सेल्स की टीम हायर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये क्या नेटवर्क लेके आ रहा है, करेक्ट, ये कितने कस्टमर्स को जानता है, करेक्ट, ठीक है, राइट। एंड मुझे लगता है कि वो सबसे रॉन्ग स्टेप है हायरिंग के अंदर, क्योंकि जब मैं ये देख के आ रहा हूँ कि क्या नेटवर्क लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि मैं यही देख रहा हूँ कि क्या खाना लेके आ रहा है, करेक्ट, जबकि मुझे ये समझना पड़ेगा कि उसने नेटवर्क को बिल्ड कैसे किया है। क्या उसको भी वो नेटवर्क सौंपा गया था एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, या उसने नेटवर्क बिल्ड किया है, तो मतलब वो खाना वो बना बनाया लेके आ रहा है, या वो खाना बनाना जानता है। करेक्ट। So I think this is where your point starts as an SOP, that what are those critical questions which you want to ask to identify someone's attitude of working. Are those questions ready? Second, what is your selection and rejection criteria? राइट, कई बार तो क्या होता है कि कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, बस ये अच्छा लग गया या ये अच्छा नहीं लगा, एक रैशनल रीजन तो होगा ना क्यों नहीं हो रहा है। और फिर वही वाली बात है कि लाते जाओ सीरीज लाते जाओ, डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज यू आर आल्सो इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। एक कैंडिडेट के पीछे उसको इंटरव्यू लेना, उसको ऑफर देना, उससे बात करना, सो दिस इज एक्यूरेट टाइम अबाउट इट। सो एज आई सेड, वन इज ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चन, सेकंड इज योर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग और रिजेक्टिंग, ठीक है। ऑनबोर्डिंग, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर ऑनबोर्डिंग, राइट। आज की तारीख में तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनबोर्डिंग एंड एवरीथिंग हैज बिकम सो सीमलेस, लाइक हाउ वी यूज सुपरवर्क्स, तो हमारे इसमें ऑनबोर्डिंग हैज बिकम सो क्लियर, राइट। उसके बाद में इवैल्यूएशन, कि आपका इवैल्यूएशन का टाइमलाइन क्या है, 1 महीना है कि 1 साल है। तो जैसे हमने क्या किया हुआ है कि 1 महीने के बाद एक इवैल्यूएशन होगा, प्रोबेशन के पहले एक होगा, हर 3 महीने के बाद एक फीडबैक इवैल्यूएशन होगा। वी ऑल आर सपोज टू रेट ईच अदर, नॉट जस्ट मी टू माई जूनियर बट ऑल्सो जूनियर टू माई सीनियर। करेक्ट। तो हमने ये कुछ चीजें बिल्ड करी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, विच वी आर वर्किंग अपॉन। ऑनेस्टली वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेंशन या बहुत हैवी एट्रिशन नहीं है, राइट, बट है क्योंकि एक ओवरऑल इकोनॉमी में है। करेक्ट। But are we able to still retain our people by doing all of these things? We do it. इसके अलावा it's also about giving them absolute right environment. जिस तरीके से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी है, not necessary that someone who's joining our organization would want to stay in the same environment. Right? Okay. Correct. So we need to understand कि मैं जिनको हायर कर रहा हूँ, आप जब घर में एक बहू लेके आते हो, right, ठीक है, तो आप ये सोचने लेके आते हो कि हम तो पिछले 20 साल ऐसे जिए थे, तो बहू भी ऐसी जिएगी, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू को क्रिएट इट, यू हैव टू को बैलेंस इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, हमें नई चीजें क्या करने की जरूरत है, हमें हमारे थॉट्स को चेंज करने की क्या जरूरत है, अच्छा उसको हम कैसे लेके आएंगे। सो आई मीन ऑल ऑफ दिस इट्स अ वेरी रिलेटिव पॉइंट ऑफ हायरिंग बोल लो या घर में कोई संबंध बोल लो, ये एक ही चीज होती है। करेक्ट। सो उसमें आपने सेकंड जो पॉइंट बोला टेक्नोलॉजी बोला था, राइट। सो जो ये हम अभी बात की onboarding, evolution, then after training, performance measurement, after a month, year, तो उसमें वो टेक्नोलॉजी जो है वो कितना रोल प्ले करती है, कि क्योंकि एसएमए में क्या होता है कि उनको ना पहले 3-4 सॉफ्टवेयर यूज किए होते हैं, देन दे नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, देन दे उसका जो ट्रस्ट होता है टेक्नोलॉजी से वो निकल जाता है, भाई ये हो ही नहीं पाएगा, टेक्नोलॉजी छोड़ दो, हमारे बनी नहीं है। दैट्स अ बिगेस्ट मिथ हमने जो एसएमएज में देखा कि हमारे लिए नहीं बनी है, वी विल नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, राइट। तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसका ये सब, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, एचआर, फाइनेंस एंड आर&डी। तो क्या आपको लगता है कि 7 डिपार्टमेंट हम टेक्नोलॉजी से मैनेज कर सकते हैं? हर एक डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसका रोल क्या रहेगा? एसएमई में ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने अली बाबा है, कि आप बोलोगे और काम हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। राइट। You have to input right data in your software to retrieve right output. Correct. If you don't input right data, आपके वहाँ 10 फील्ड है, लेकिन आपका बंदा 10 फील्ड के अंदर से सिर्फ 4 फील्ड में एंट्री करेगा, बाकी 6 फील्ड में एंट्री नहीं कर रहा है, और फिर आप बोलोगे यार मेरे को एक्यूरेट एनालिसिस नहीं मिल रहा, तो क्यों मिलेगा आपको? करेक्ट। ठीक है। दूसरा ये कि ओनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ does not want to use the technology but want the people to use the technology. Correct. कि भाई मैं तो कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करूंगा, आप लोग करोगे, ये एप्लीकेशन आपके लिए बना है। अरे क्यों ऐसा? एप्लीकेशन तो सबके लिए बना है।
एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। करेक्ट। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं देखूंगा, लेकिन आप देख के मुझे बता दो, राइट? ठीक है, या तो फिर आप टीम रखो आपके बाजू में जो आपके बिहाफ पे देख पाए, लेकिन आप देखोगे भी नहीं, दिखाओगे भी नहीं, और नीचे के बंदे से एक्सपेक्ट करोगे। तो टेक्नोलॉजी इन ओवरऑल इन एसएमई इज नॉट अ चैलेंज, द प्रॉब्लम इज इन एग्जीक्यूशन। इम्प्लीमेंटेशन करने के किसी को आपने हकदार बनाया नहीं। यू हैव टू मेक पीपल ओनर्स। आपको ओनर्स देना पड़ता है, आपको ओनर बनाना पड़ता है कि इसके ओनर आपको, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस ERP. जैसे एग्जांपल, हम we are one of the core businesses also implementing ERPs and softwares in the organization. तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सब एग्जीक्यूशन बोल रहे हैं, लेकिन वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के वहां कोई खड़ा है क्या? वो चेक कर रहा है कि वो डेटा एंट्री सही हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट? कि उसको सही इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। करेक्ट, राइट। मैं आपको बहुत सिंपल, सॉरी आई एम गोना टेक 2 more minutes on this, but very interestingly, हमारे क्लाइंट हमको बोलते हैं ये एंट्री नहीं हो रही है, यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है, बार बार हम डेटा एंट्री ऑपरेटर हमने लाके रख ली है, एंट्री डिले हो रही है। हमने बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिखाया तो सब कुछ है। जाके देखा कि वो बंदा जहां बैठता है उसके ऊपर ट्यूबलाइट नहीं है, उसको कीबोर्ड में कीज नहीं दिख रहे, और वो आराम आराम से ऐसे ऐसे टाइप कर रहा है, एंड ही इज नॉट एम्पावर्ड इनफ तो छोड़ो, बट उसको डर लग रहा है कि मैं बोलूंगा यहाँ पे कुछ डिमांड करूंगा तो मुझे मना कर दिया जाएगा कि भाई यहाँ से तुम जाओ। सो क्या आपने वो एनवायरनमेंट सिर्फ ट्रेनिंग करने में नहीं, क्या आपका कल्चर बनाया है कि आपके लोग टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें? तीसरा, क्या आपने लोगों को समझाया कि टेक्नोलॉजी इज नॉट टू रिप्लेस यू, टेक्नोलॉजी इज टू अपग्रेड यू? करेक्ट, राइट। जो आज की तरह मिथ है, पीपल थिंक AI is to replace. AI is not to replace, AI is to upgrade. आई थिंक ये जो एड्स चलते हैं ना कि 4000 लोग रिप्लेस हो गए, कुछ रिप्लेस नहीं होते। अगर आप अपग्रेड करोगे तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं आपका। So I think that's all is about technology, that each and every department can be technologically advanced. It can be integrated, provided people execute it rightly and they give time. 1 महीने में एग्जीक्यूशन नहीं होता है बॉस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 20 साल से चल रही थी, आप एक्सपेक्ट करोगे कि टेक्नोलॉजी आ जाए और 2 महीने में मेरा सारा काम खत्म हो जाए, सब पेपरलेस हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है। या तो आप भ्रम में हो या आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन है लोगों के साथ में। सो मैं अगर समराइज करूँ इसको, जो टेक्नोलॉजी अगर इम्प्लीमेंट करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले ऑनर को एडॉप्शन करना पड़ेगा, देन आफ्टर उसके नीचे के लोग, देन आफ्टर द बॉटम गाय, और हर एक को एम्पावर करना पड़ेगा कि दिस इज हाउ यू यूज अ टेक्नोलॉजी। करेक्ट। एंड उसका जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम होगा, दैट विल बी माइट बी नॉट 1 month or 2 months, इट टेक सम सर्टेन टाइम, और उसके बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा। सो इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आपको राइट आंसर ढूंढने के लिए राइट इनपुट देना पड़ेगा, एंड ऑल्सो नीड टू चूज अ राइट सॉफ्टवेयर कि भाई आपके लिए, लेट्स से आप जैसे आप एक चीज बोलते हो कि वन साइज डजंट फिट टू ऑल, राइट? तो आपको एक वो भी ढूंढना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए सॉफ्टवेयर कौन सा राइट है और क्या कहाँ पे मैं इनपुट डालूंगा, एंड पेशेंस रखना पड़ेगा। पीपल कीप हॉपिंग सॉफ्टवेयर, एक ट्राई किया नहीं चला 6 महीने में, फिर दूसरा लेके आ गए, एक ERP खरीदा वो 2 साल में नहीं चला, फिर तीसरा लेके आ गए। अरे ERP में प्रॉब्लम है ही नहीं, या CRM में प्रॉब्लम है ही नहीं, या HRMS में प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, आपकी 100% चीजों में से वो शायद तक 70% ही देता होगा, बट वो 70% भी अपने यूज करी क्या? करेक्ट। सो इफ आई राइटली अंडरस्टैंड, जब आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना चाहते हो या एक्वायर करना चाहते हो, डोंट आइडेंटिफाई कि 100% फिट हो रहा है कि नहीं। If it's getting fit 80%, 90%, you go ahead and implement that. Then after find about 10% का क्या करेंगे, right? और टीम को तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर लाके दोगे ना, टीम यही बोलेगी सर ये सॉफ्टवेयर काम का नहीं है। हमेशा ये कॉमन है। क्योंकि रेजिस्टेंस है ना। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपने बहुत ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, आप दैट इज योर कोर एक्सपर्टाइज, राइट? तो आप जो ऑनर्स है या जो जिसको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर स्टार्टिंग? अभी आप ऑल्सो देयर आर द कंस्ट्रेंट कि मैं कितना फाइनेंस एलोकेट करूँ, कितना बजट होना चाहिए। सो लेट्स से इफ ऑल्सो कैन गिव हाईलाइट, लेट्स से मैं 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ, तो हाउ मच परसेंटेज आई शुड इन्वेस्टेड ऑन द टेक्नोलॉजी? मैं आपके क्वेश्चंस को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक आपका क्वेश्चन था कि हाउ डू आई मेक आवर ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली। करेक्ट, ठीक है। तो पहली बात तो आप टेक्नोलॉजी किसके हाथ में दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के 30-35 साल विदाउट टेक्नोलॉजी निकाल ली है, अब अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप सीखो सॉफ्टवेयर, तो मुझे लगता है शायद तक वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन जो आप रख रहे हो वो गलत है। ठीक है, आपको उनको उस कॉन्फिडेंस में लेना है कि टेक्नोलॉजी आपके लिए है, और साथ में उसके साथ में डेटा एंट्री ऑपरेटर दे दो। करेक्ट। जो यंग सा बंदा हो, 20-22 साल 25 साल का हो, जो उनके बिहाफ पे पेपर की सारी एंट्री, डेटा की एंट्री कंप्यूटर में कर सके। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, राइट, ऑफ एनर्जी एंड विजडम।
करेक्ट। राइट, तो एक तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा आपने बोला कि व्हाट काइंड ऑफ बजट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव, एज्यूमिंग कि 10 करोड़ रुपए की ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे लगता है कि बजट तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि आज मैंने देखा है कि लोग 7 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन में सैप लेके आ रहे हैं, ठीक है, राइट, एंड 300 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन में टैली चला रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूट अपोजिट एग्जांपल्स हैं। मैंने ये देखा है कि रांची से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख है, 1 लाख है, वहां सैप चल रहा है सक्सेसफुली, कंप्लीटली 3 साल से। और सूरत जैसी कंपनीज में पिछले 4 साल से सैप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। या राजकोट की कंपनी है जहां पिछले 12 साल से सैप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टली है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर भी चल रहा है और एक्सेल भी चल रहा है। सो इट्स अ वेरी क्वेश्चन ऑफ हाउ फ्रेंडली द ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम। बजटिंग एट द एंड, आपके क्वेश्चन को बहुत एक्यूरेटली आंसर करूं तो मुझे लगता है कि आपका हर साल एक बजट होना चाहिए जो आपका R&D बजट होगा, ठीक है, जो मुझे लगता है कि आपके प्रॉफिट का एनीवेयर अराउंड 10-20% के आसपास या 25% के आसपास होना चाहिए। अब ये कौन सी स्टेज की ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। Correct. अगर हाई ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है तो करीबन आपको प्रॉफिट का कम से कम 20-25% डालना पड़ेगा, 30% तक डालना पड़ेगा, या 40% डालना पड़ेगा। अगर एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन तो मे बी प्रॉफिट का 10% से भी काम चल सकता है। सो ऑल ऑफ दिस इज वेयर आई बिलीव इज नेसेसरी। सेकंड, जैसे बात कर रहे थे कि 7 डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट को आप आपके हिसाब से उसको प्रोडक्टिव करने के लिए या उसकी प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए ऐसा क्या विद द टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हो या विदाउट टेक्नोलॉजी, ऐसे क्या आप फ्रेमवर्क यूज करते हो प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए? बिकॉज अगर मेरी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक में लोगों की प्रोडक्टिविटी 10% बढ़ा रहा हो तो आई एम 10% मोर एडिंग अ रेवेन्यू और एडिंग मोर प्रॉफिट ऑन दैट। करेक्ट। सो अगर किसी को एसएमईज के अंदर प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है या प्रोडक्टिविटी मेजर कोई कर ही नहीं रहा अभी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उसको प्रोडक्टिविटी मेजर करना स्टार्ट करना है, तो व्हाट आर द स्टेप और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या, कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मैं इस पर थोड़ा सा एक यूनिक अप्रोच रखता हूँ कि रादर देन डेटा इनपुट आई फॉलो ऑन डेटा आउटपुट, कि मुझे रिपोर्ट्स बनाना चालू करो पहले। अगर आप रिपोर्ट्स बनाना और रिपोर्ट्स को देखना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टीम को बोल रहे हैं कि अभी डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि रिपोर्ट्स में विजिबल नहीं है, बिकॉज रिपोर्ट्स इज नथिंग बट एन आउटपुट ऑफ व्हाट द वर्क हैज बीन डन। करेक्ट। तो अगर आपकी MIS की लिस्ट बहुत क्लियर है कि आपको सेल्स की MIS क्या चाहिए, मार्केटिंग की क्या चाहिए, HR की क्या चाहिए, आपकी ऑपरेशंस की क्या चाहिए, प्रोडक्शन की क्या चाहिए, और अगर आप उस MIS की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर देते हो कि ये MIS मुझे डेली चाहिए, ये वीकली चाहिए, ये बाई मंथली चाहिए, मंथली चाहिए, तो आप फोर्सफुली आपकी टीम को बोल रहे हो कि अगर मुझे रिपोर्ट चाहिए तो चाहिए, और अगर अब रिपोर्ट आपके सामने आएगी देन ये 100% रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाएगी कि वो रिपोर्ट को डेवलप करने के लिए उनको वहां से डेटा एंट्री करनी ही पड़ेगी। अगर डेटा एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिक आपको प्रोडक्टिविटी सामने आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, देयर समथिंग कॉल्ड RACI, रेसी मैट्रिक्स, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टिंग एंड इन्फॉर्म। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदारी, कंसल्टिंग पूछना, इन्फॉर्म बताना। अगर आप आपके डिपार्टमेंट के अंदर ये चार्ट बना देते हो एंड सारे टास्क के सामने लिख देते हो कि किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदारी है, किससे पूछना है, किसको बताना है, तो रिलेटिवली चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, राइट। इन छोटी छोटी माइक्रो चीजों से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन फ्लो स्मूथ हो जाता है, आपके बैक एंड फोर्थ आपके डिस्कशंस नहीं होते हैं, आपके अप्रूवल्स आपके क्लियर हो जाते हैं, राइट। और मेजर बॉटलनेक्स यही होते हैं, मेजर बॉटलनेक्स हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होते हैं कि मल्टी कम्युनिकेशन चल रहा है, मल्टी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, बैक एंड फोर्थ डिस्कशन चल रहा है। अगर ये सारी चीजें स्मूथ हो जाती है तो मैक्सिमम तरीके से चीजें प्रोडक्टिव हो जाती हैं। अगर मैं समझूं कि लेट्स से मैं एसएमईज ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, तो मैंने कहीं पे जॉब की होगी या कहीं से पास आउट होकर स्टार्ट किया होगा, तब जैसे सब जो आपने बोले कि भाई HR का चाहिए, फाइनेंस का चाहिए, सेल्स का चाहिए, वो मेरे पास नॉलेज होता नहीं है। आई कैन नॉट गो इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड डू दैट। तो उसके लिए क्या उनको कोई कोर्स करना चाहिए या बुक पढ़नी चाहिए, या वो कैसे वो जो आप MIS बोल रहे हो हर एक डिपार्टमेंट की, वो कैसे वो लर्न कर सके, या उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर, को क्या करना चाहिए? आई थिंक अब तो इट्स सो इजीली अवेलेबल थैंक्स टू सैम ऑल्टमैन, द काइंड ऑफ AI विच हैज बीन डेवलप्ड। 2 मिनट के अंदर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन की SOP बना सकते हो। करेक्ट। अब आप उसको कट कॉपी पेस्ट मत करो, आप उसको रेफरेंस पार्ट में लो। अगर आप MIS सर्च करो तो रेफरेंस पार्ट में ले सकते हो। सो वन इज ऑल अबाउट सर्चिंग ऑनलाइन थ्रू ChatGPT और एनी अदर AI. Second is speaking to your friends who are into industry.
Third is being part of the association of that industry and attending the sessions. Fourth is there are so many good trainers, coaches, business coaches outside जो इन tools को, templates को बना के दे रहे हैं. ठीक है, तो knowledge wise तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोई भी इंसान मुझे ऐसा बोल दे ना कि मुझे पता नहीं है, right? So it's a challenge because, and I strongly believe this कि it's not about how much you know, but it's always about how much you know how to know. आपको कैसे पता करना है ना, ये आना चाहिए. करेक्ट. अगर वो आपको आता है तो बाकी चीजें क्लियर है, उसके बाद तो फिर एग्जीक्यूशन ही है. मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, क्या वो एसएमईज को हेल्प कर सकती है ये सब आइडेंटिफिकेशन करने में और एग्जीक्यूशन करने में? 100% हमारा ब्रेड बटर है यार. वही करते हैं हम कि हमारे क्लाइंट्स को जहाँ पे सेल्स ग्रो करनी है या प्रोडक्शन ठीक करना है या MISs बनाने हैं या HR की कुछ तकलीफें हैं या इवन नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग मार्केट रिसर्च आल्सो, न्यू प्रोजेक्ट्स जिसको लेके आने हैं या नई फैक्ट्री लगानी है, तो वही हमारा हेल्प है, वही हमारा कामकाज है. तो लेट्स वी टॉक अबाउट द, मेरे को कोई कंसल्टेंट हायर करना है. हाँ. तो हायर करने के लिए मेरे को बिकॉज वो राइट मैच होना भी जरूरी है. करेक्ट, ऑफ कोर्स, इन टर्म्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स. मेरा बजटिंग, मेरा फ्रीक्वेंसी, मेरा वर्किंग ऑफ स्टाइल या आपके वर्किंग ऑफ स्टाइल अगर मैच हुई तो दैट इज ग्रेट, अगर नहीं हो रही तो देन इट्स chaos, राइट? तो उसके लिए अगर किसी को कंसल्टेंट हायर करना है तो आप क्या ऐसी चीज उनको एज ए SME ऑनर को देखनी चाहिए कि भाई दिस इज द राइट फिट फॉर मी? अगर मैंने रॉन्ग फिट कर लिया तो मैंने ऐसे ही 6-9 महीने निकाल दिए, बाद में पता चलेगा रॉन्ग फिट है, राइट? तो ऐसे क्या ध्यान में रखना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू सी के हमें कोई भी अगर थर्ड पार्टी ऑनबोर्ड करनी है, आपके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आपके पास कोटेशन तो 4 आएंगे. करेक्ट. ठीक है, अब अगर आप प्राइसिंग टू प्राइसिंग कंपेयर करोगे तो सर्विस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि प्राइसिंग टू प्राइसिंग आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. प्रोडक्ट में कर सकते हो क्योंकि प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है. करेक्ट. ठीक है, सर्विस में 2 इंसान या 3 इंसान सेम चीज लिख के दे रहे हैं कि हम भी ये बनाएंगे, हम भी ये बनाएंगे, और तीनों की प्राइसिंग अलग अलग होगी, तो हाउ डू यू चेक? मुझे लगता है फर्स्ट पैरामीटर इज रेलेवेंसी, कि आप जो काम करवाने की कोशिश कर रहे हो, राइट, वो सामने वाले कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कितना रेलेवेंटली काम किया है. रेलेवेंसी डज नॉट मीन सेम इंडस्ट्री बट सेम प्रॉब्लम, कि क्या उसने सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके काम किया है. दूसरा कि वो कौन सी स्टेज पे खड़ा है. करेक्ट. भाई अगर मेरी प्रॉब्लम है, इफ आई गो टू जिम, द फर्स्ट थिंग आई सी इज व्हाट? द बॉडी ऑफ माय जिम ट्रेनर. करेक्ट. माय जिम ट्रेनर कांट बी ओबीस, राइट? ठीक है, तो आज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट बनाना है और उसके लिए मैं किसी कंसल्टिंग कंपनी को हायर करना चाहता हूँ, तो मैं पहले तो ये देखूंगा ना कि भाई आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट है क्या? क्या आप सेल्स डिपार्टमेंट चला रहे हो क्या? करेक्ट. आपका लीड कन्वर्जन रेशियो कितना है? आपकी प्रोसेसेस कैसी डिफाइंड है? सो इट्स ऑल अबाउट लुकिंग इनटू योर डॉक्टर एंड हाउ हेल्दी इज ही. करेक्ट. ठीक है, सो फर्स्ट आई सेड रेलेवेंसी, सेकंड आई सेड what kind of same experience are they have been through. Third is team, कि क्या आप जिनसे हेल्प ले रहे हैं उनके पास टीम है या नहीं है. करेक्ट. ठीक है, अगर इंडिविजुअल इंसान है, किसी कोई तकलीफ नहीं इंडिविजुअल इंसान है, बट माय पॉइंट इज कि क्या टीम है या नहीं है. ठीक है, क्योंकि उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है. करेक्ट. राइट. फोर्थ एंड द फॉरमोस्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपकी उनसे अपेक्षा क्या है. क्या वो क्लियरली डिफाइंड है या नहीं है. आपको नॉलेज चाहिए, आपको एग्जीक्यूशन चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और आप कितना उसमें योगदान देने वाले हो. इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल परसेंटेज ऑफ टाइम एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू इट, तो मुझे लगता है फिर वो आप आउटसोर्सिंग की डिमांड कर रहे हो, कंसल्टिंग की डिमांड नहीं कर रहे हो. करेक्ट. राइट. मैं आपसे सॉफ्टवेयर खरीद लूं अल्पेश भैया, और मैं बोलूं ये सॉफ्टवेयर मेरे यहाँ आप ही चलाओगे, आप ही डेटा एंट्री करोगे, तो आउटसोर्सिंग हो गया ना. देन यू आर नॉट सेलिंग मी द सॉफ्टवेयर. करेक्ट. सो माय एक्सपेक्टेशन सेटिंग हैज टू बी वेरी क्लियर. व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज योर रोल, व्हाट इज द काइंड ऑफ टाइमलाइन वी आर लुकिंग एट, व्हाट इज द काइंड ऑफ रिसोर्स वी आर लुकिंग एट, व्हाट इज द काइंड ऑफ रिलेवेंसी यू हैव. अगर ये 5-6 पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं ना, तो प्राइसिंग तो लास्ट की पॉइंट है. सो भी प्राइसिंग पे आ रहे हैं, फॉर आपने बोला लास्ट की चीज है. कभी ना, आई मीन एज एसएमई ऑनर, एक हमने देखा कि इंडिया के अंदर प्राइसिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, राइट? Then second is a payment. So that's a different topic about that. But if you talk about pricing, right? तो pricing structure कैसे होता है? I mean,
वन टाइम फी होती है, मंथली होती है? सो लेट्स से कोई कंसल्टेंट अभी किया नहीं, सो फॉर देम लाइक इफ यू दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसे चलता है, वो प्राइसिंग स्ट्रक्चर कहाँ तक लेट्स से ये स्पेंड कर सकते हैं या करना चाहिए फॉर टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द कंसल्टेंट और एनी थर्ड पार्टी. सो प्राइसिंग हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मॉडल्स होते हैं. जैसे हमने कुछ मॉडल बनाया है. हमने सबसे फर्स्ट मॉडल बनाया है कि हम पहले सॉफ्ट कंसल्टिंग करते हैं जहाँ पे हम डायग्नोसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम आईना बोलते हैं, एडवांस इंटीग्रेटेड नीड एनालिसिस. ये हमारी खुद की प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क है एंड हम ये यूज करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डायग्नोसिस करते हैं समझने के लिए कि उसकी एक्चुअली तकलीफ है कहाँ पे. ठीक है, राइट. उसको लग रहा है कि घुटने पे दर्द है, बट एक्चुअली घुटने का दर्द नहीं है. दर्द एक्चुअली यहाँ का है जो यहाँ पे पास हो रहा है, मे बी. ठीक है, या स्पाइन का है. तो दैट्स वन काइंड ऑफ स्टार्टिंग एस्पेक्ट. फिर उसके बाद में डिफरेंट तरीके के होते हैं. फिक्स फी होती है, फिक्स फी प्लस वेरिएबल होता है विच इज परफॉर्मेंस लिंक पे. 100% वेरिएबल होता है जो हम भी करते हैं, बट हम एक लेवल के बात करते हैं. जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले हमारे साथ 4 साल से काम कर रही है, जहाँ पे हम 100% वेरिएबल पे हैं कि जो काम होगा, जितना आउटपुट होगा वही करेंगे. फर्स्ट ईयर हम कुछ वेरिएबल नहीं करते क्योंकि वो फाउंडेशनल स्टेज होता है जहाँ पे हम बहुत सारे में फाउंडेशन बनाने पड़ते हैं. राइट. तो इस तरीके से वी डिफाइन एवरीथिंग एंड बेसिस ऑन दैट पूरा आइडेंटिफाई होता है कि कितने स्कोप ऑफ वर्क है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेट कैसे होगा. भाई व्यापारी इंसान एक पैसा डालता है तो 2 पैसा कमाने के लिए डालता है ना, तो उसका आरओआई भी तो डिफाइन होना चाहिए. सो आपने एक टर्म यूज किया अभी, आईना, राइट? तो आप क्या बता पाओगे व्हाट इज आईना और कैसे वर्क करता है? श्योर. आईना इज एडवांस इंटीग्रेटेड नीड एनालिसिस. ये एक प्रोप्राइटरी टूल है जो स्ट्रैटेफिक्स ने आज से 2 साल पहले बनाया. क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो अपनी तकलीफों को बताते हैं, बट ना वो श्योर है ना हम श्योर है कि उनकी तकलीफ है किस चीज की. वो बोलते हैं बंदा भी नहीं है, प्रोसेस में भी प्रॉब्लम है और हमारी ग्रोथ भी नहीं हो रही है. अब ये 3 अलग अलग पॉइंट है, ये 3 एक पॉइंट नहीं है, तीनों भले इंटीग्रेटेड होंगे. राइट. तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि सही में उनकी तकलीफ क्या है, राइट, इज समथिंग विच वी गॉट आईना. सेकेंड, वी आर वेरी क्लियर कि हम MBBS नहीं है, हम MS है, विच मीन्स वी आर मास्टर्स ऑफ सर्जन. तो हमें ये पता है कि हम एग्जैक्टली उनकी कौन सी नस के ऊपर काम करना चाहते हैं ना, ये हमें पहले पता होना चाहिए. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ह्यूमन बॉडी की तरह देखोगे जो स्ट्रेचर पे है, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उसके साथ में कि पहले काम करते पहले हाथ में ऑपरेट करके देखते हैं कि भाई ये चला तो चला, नहीं चला तो एक काम करते फिर पैर में ऑपरेट करेंगे. इट्स नॉट द वे हाउ यू सपोज टू डू. थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन पूछा था कि जरूरी नहीं है कि हर कंसल्टिंग कंपनी के लिए वो क्लाइंट सही हो और हर क्लाइंट के लिए वो कंसल्टिंग कंपनी सही हो. राइट. तो हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं आईना के अंदर कि आर वी द राइट पीपल और आर यू द राइट कस्टमर. आप कस्टमर बहुत अच्छे होंगे, बट हो सकता है आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी शायद वो हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती या हमारी वर्क फिलोसफी से मैच नहीं करती. तो ये सब चीजों को मिटिगेट करने के लिए हमने एक बहुत अच्छा टूल निकाला, आईना. लास्ट ईयर हमने अराउंड 250 कंपनीज को हमने आइडेंटिफाई किया था. इस साल अराउंड हम ओवरऑल अराउंड 550-600 कंपनीज को हम लोग ये सेम चीज करेंगे. तो ऐसा भी पास में कभी हुआ है कि वो कस्टमर आके बोल रहा है कि नहीं बिल्कुल आपसे ही काम करना है और आपसे ही मेरे को ये सब करवाना है, लेकिन आपके फ्रेमवर्क में गया और बोला कि भाई आपकी मैच और मेरी मैचिंग हो नहीं रही है, करेक्ट, और हम नहीं काम कर सकते, ऐसा कभी हुआ है? चांसेस हुए हैं. हालांकि अब आईना की वजह से हमारे चांसेस बहुत मिटिगेट हो गए हैं क्योंकि हमें पहले से ही समझ आ जाता है कि उनकी सोचने का और हमारे सोचने का तरीका कैसा है. बट येस, ऑफ कोर्स, टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हुआ है. उसके मल्टीपल रिस्क होते हैं पीछे. हो सकता है कि जब एंटरप्रेन्योर ने हमारे साथ काम कर शुरू किया था और आज से 6 महीने बाद उनकी स्थिति चेंज हो गई हो, उनकी फाइनेंशियल कुछ कंडीशन चेंज हो गई हो, उनकी वहां कुछ तकलीफ आ गई हो, हमारे वहां से शायद वो डिलीवरी नहीं हुई हो. आई कैंट ऑलवेज से दैट क्लाइंट इज एट फॉल्ट. नो, नॉट एट ऑल. वी एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आर एट फॉल्ट मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, राइट. सो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वो हो जाता है. हालांकि इफ यू कीप रिव्यूइंग विथ योर क्लाइंट at every frequency of 15 days, 1 month, then I believe the chances are very minimal. So basically, I will add one more point on this. क्या ऐसा हो सकता है कि आईना की वजह से आपको पता वर्क स्टार्ट करने से पहले चल रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट अ राइट कस्टमर फॉर अस, कि जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो हम उसको डिलीवर नहीं कर सकते? 100%. अगर मैं महीने में 20 आईना करता हूँ एग्जाम्पल, तो मैं 20 में से कोटेशन से 15 को ही देता हूँ या 12 को ही देता हूँ. कम से कम 8 ऐसे कस्टमर होंगे जिनको हम बोलते हैं सर ये आपका स्कोप ऑफ वर्क है. मतलब स्कोप ऑफ वर्क मतलब ये आपका प्योर रोड मैप है, क्योंकि हम आईना में से ये नहीं दिखाते कि तकलीफें क्या हैं. हम आईना में ये भी बताते हैं कि आपका आगे आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है इन तकलीफों को सॉल्व करने के लिए. हम कितनी जगहों पे तकलीफें के साथ रोड मैप जब देते हैं, हम कोटेशन नहीं देते. हम बोलते हैं सर
ये जो आपका रोड मैप है ये आप खुद कर सकते हो, हमें लगता है ये प्रॉब्लम सर्जरी की नहीं है, ये बैंडेड से सॉल्व हो जाएगा, आप इसी तरीके से करोगे हो जाएगा। दैट्स हाउ वी आर एंड दैट्स हाउ वी वांट टू बी। सो लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये अगर आपसे इंप्लीमेंट करवाना है या चेक करना है तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या करना होगा? I think I mean it's very simple. They can connect us and we can start understanding. इसका पूरा प्रोसेस हमने बनाया हुआ है, प्री आइना फॉर्म है, हम उनके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, हमारा टर्न अराउंड टाइम 1 दिन का है। मतलब आज अगर मैंने सुबह किसी का अगर एनालिसिस चालू किया है, मैं कल सुबह उनको प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या सही क्या गलत है, राइट? And then there is an entire process which we have defined. We'll be very happy to speak to anyone. Website पे पूरा clearly process दिखा हुआ है, and we are very approachable. So there is a cost will be associated with that. Is Yeah, like yeah. if you can give the range, what will be the? It's a standard thing, ठीक है, right? In आईना geographically depend करता है, ठीक है, right? जैसे सूरत में आज की तारीख में हम कर रहे हैं, ठीक है, so there is a cost attached to it which is 50,000 rupees, ठीक है. However, having said that, we write in our clause very clearly, ठीक है, राइट, कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट नहीं समझ आती है या आपको हमारा काम नहीं समझ आता है, आपको सिर्फ एक फीडबैक लिखना है एंड आपका 100% पैसा वापस रिफंड होगा विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ग्रेट, ठीक है, राइट। सो देयर इज 50,000, 1 lakh depending on geography, depending on size of the organization, multiple, but typically it's a standard thing in Surat, 50,000 rupees. So that I can say it's a great opportunity for every SMEs to just identify what problem they are facing and how to solve that, right? It's not big cost, but it can be get done in that. क्या आप आपकी बॉडी का बॉडी चेकअप करवाते हैं? साल में 1 बार करवाते हैं, करेक्ट, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी चेकअप कब करवाया था आपने? बस ये चेक कर लो, बॉडी चेकअप तो करवाना ही चाहिए, समझ तो है कि सही क्या चल रहा है, गलत क्या चल रहा है। डेफिनेटली। सो अभी हम जैसे फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग में एक इको फ्रेमवर्क की बात की थी, ECO, राइट, और आप उसको बहुत मेंशन करते हो, तो ये जो ECO है वो क्या है और SMEs को कैसे वो हेल्प कर सकता है? ECO इज एग्जीक्यूशनल कंसल्टिंग अप्रोच, कि जहां पे हम ये इंश्योर करते हैं कि हम सिर्फ ज्ञान देने के लिए या नॉलेज देने के लिए हमारे क्लाइंट के साथ नहीं जुड़े हैं, हम एग्जीक्यूशन के लिए जुड़े हैं। सो एक होता है कंसल्टिंग अप्रोच, एक होता है एग्जीक्यूशन कंसल्टिंग अप्रोच। सो दैट्स वेयर वी कम फ्रॉम विद दिस माइंडसेट, एंड surprisingly this approach has been applauded by the startup community, DPIIT, right? Hence they've also given us the 3 years of tax free, 100% tax free as an organization, right? Just because क्योंकि हम एक तो ECO अप्रोच पे जाते हैं, एग्जीक्यूशन कंसल्टिंग अप्रोच, एंड दूसरा जो थराइसो मॉडल जो हम करते हैं, राइट, वो ये 2 मॉडल के बेसिस पे वी गॉट दिस एंटायर थिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मॉडल भी मेंशन कर दिया, सो दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो व्हाट इज पेपर फोड़ दिया मैंने। व्हाट इज अ थ्राइसो मॉडल और वो क्या होता है और कैसे वो हेल्प करता है? थराइसो मॉडल इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मॉडल, कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं, काम करते करते अगर हमको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हम डेवलप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो हम वहां पे इक्विटी ले लेते हैं। तो हम इस बात पे रेडी हैं कि हम एक लंबे टाइम तक सर्विस प्रोवाइडर नहीं बनना चाहते हैं, हम पार्टनर की तरह काम करना चाहते हैं। तो अगर हम एक लेवल के बाद लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ करने का बहुत स्कोप है, क्योंकि फाउंडर बहुत ज्यादा पैशनेट है, प्रोडक्ट्स वैसी हैं, तो हम वहां पे इक्विटी ले लेते हैं, एंड देन वी मेक श्योर दैट वी देन डिलीवर एब्सोल्युटली लाइक अ पार्टनर स्किन इन द गेम, राइट? सो दैट्स लाइक अ थराइसो मॉडल, क्या हम उनके साथ में कामकाज कर सकते हैं इस तारीख पे। दैट्स अ मॉडल। जैसे हम सभी मॉडल की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, बट जैसे हम अगर रियलिटी चेक करें, राइट, Tier 2, Tier 3 सिटी के जो SMEs है, उनके पास 2 चीज की प्रॉब्लम होती है, रिसोर्स होता नहीं है, एंड सेकंड बजट कंस्ट्रेंट होता है। तो उसके जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी उसकी डिपार्टमेंट को ऑटोमेशन करना होता है या टेक्नोलॉजी लानी होती है, तो वो बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है उनके लिए, राइट? तो आप वो Tier 2, Tier 3 सिटी के लोगों के लिए और SMEs के लिए आप ऐसे क्या ब्लूप्रिंट दोगे या देना चाहोगे कि जहां से वो टेक्नोलॉजी आइदर लाने का माइंडसेट क्रिएट कर ले या दे स्टार्ट एलोकेटिंग द बजट? हमने बजट की बात कर ली आगे, बट दे शुड एलोकेट द बजट लुकिंग एट सम स्टैटिस्टिक। इफ यू कैन शेयर सम आइडियाज ऑन दैट। 2 थिंग्स, वन इज स्टैटिस्टिक, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो क्या होगा, नहीं कर रहे हो तो क्या होगा। सेकेंड, मेरे पास रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट्स अ कंस्ट्रेंट, बट वो कंस्ट्रेंट को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ और उसको मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं सेकंड क्वेश्चन पे पहले जवाब देता हूँ कि रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है। Tier 2 और Tier 3 में रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं, और Tier 1 में रिसोर्स टिक नहीं रहे हैं। करेक्ट। So availability or the stability of a manpower is a challenge across the India. I can't answer about the globe, but at least in India. Correct.
ठीक है, सो बैंगलोर में लोग बोलेंगे यार हमारे यहाँ लोग टिकते नहीं है, करेक्ट, और सूरत में लोग बोलेंगे लोग मिलते नहीं है, करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द आंसर टू इट? कीप हायरिंग पीपल। आपको जहां एक चाहिए वहां आप 2 हायर करोगे, जहां 2 चाहिए वहां आप 4 करोगे, क्योंकि ये होने ही वाला है कि आप हायर करोगे और उसमें से कुछ लोग परफॉर्म करेंगे, कुछ लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, एंड धीरे धीरे करके कैस्केडिंग डाउन इफेक्ट आएगा कि जहां पे आपको रियलाइज होगा कि ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन से ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकली एग्जिट कर लेता है, क्योंकि उसको भी रियलाइज हो जाता है, ठीक है, राइट। तो हमारा तो हमेशा मानना है स्ट्रैटेफिक्स में कि जहां टैलेंट दिखा ना, हो सकता है जगह नहीं होगी आज की तारीख में, टैलेंट दिखा हायर कर लो, क्योंकि टैलेंटेड आदमी है ना, ठीक है, राइट, तो अपनी जगह बना लेता है अपने आप। सो दैट्स वन अप्रोच विच वी यूज। दैट सेड, हम अपना MIS बहुत क्लियरली फाइनेंशियल MIS देखते हैं कि हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट क्या चल रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, तो वहां से हम अपना एक रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। सेकेंडरी बात टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी के अंदर ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सनराइज इंडस्ट्री है या सनसेट इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब क्या ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं या नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस है तो उसमें तो मतलब इट्स एन इनएविटेबल, आपको टेक्नोलॉजी डालनी ही पड़ेगी, यू कांट एस्केप फ्रॉम इट। विच टेक्नोलॉजी इज राइट फॉर यू डिपेंड्स कि आप कितना रैपिडली ग्रो करने वाले हो। अगर आप ईयर ऑन ईयर 100% ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टेक्नोलॉजी वैसे चाहिए। जैसे मेरे पास कितनी बार लोग आते हैं कि हम तो अभी फिलहाल 20 लोग हैं, हमें टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? मैं बोलता हूँ आपका नेक्स्ट 3 साल का गोल क्या है? बोले नेक्स्ट 3 साल में कम से कम 125 पहुंच जाएंगे। तो मैंने बोला एग्जैक्टली, you need technology not on the basis of where you are right now but where you want to be। अगर आप 125 पहुंचने वाले हो 3 साल में, तो तब थोड़ी ना लेके आओगे, क्योंकि तब आप लेके आओगे तो आपको 125 लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। आज आपको 20 लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, तो ट्रेन तो आपको दोनों लोगों को करना पड़ेगा, बट आप 20 में करोगे तो आपका खर्चा कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। 125 में खर्चा और टाइम दोनों ज्यादा लगेगा। सो दीज आर कपल ऑफ फ्रेमवर्क विच यू यूज। व्हाट इज योर नेक्स्ट फ्यूचर गोल? हाउ कॉम्पिटिटिव दिस इंडस्ट्री इज? Are you using the technology to save your cost or to decrease your turnaround time or to increase the efficiency of your manpower? These are different things. The usage of software needs to be very clear that why are you bringing that? जैसे आज हमारे ऑफिस में डेटा सर्वर्स और सब फायरवॉल लगाया हुआ है, that's not to increase the efficiency. In fact, it decreases the efficiency, क्योंकि सब कुछ क्लाउड पे होता है, राइट, ठीक है, लेकिन that saves my risk of data. Correct. So मैं देख पा रहा हूँ कि आपने स्टैटिस्टिक्स 20/20 कुछ लिखा हुआ है, राइट? 25 में 25 25 में 25 लिखा है। So I mean, if you can decode something on that. ये हमारा एक sort of कमिटमेंट है, हम खुद को देना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द एंटायर टीम एंड टू आवर क्लाइंट्स, के हम इस साल 2025 में हम 25 करोड़ करना चाहते हैं फॉर अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अ कंसल्टिंग कंपनी। इट्स अ गुड नंबर एज अ बेंचमार्क टू डू विथ, बिकॉज वी एस्पायर टू हैव आवर IPO नेक्स्ट 3 years, राइट, और 4 years और सो, राइट। वो करने के लिए हमें क्रिटिकल नंबर पे पहुंचना है। वो क्रिटिकल नंबर पे पहुंचने के लिए 25 is the first milestone which we want to achieve. तो वापस पेपर फोड़ दिए। नहीं, ये पेपर नहीं फोड़ा है, ये मैनिफेस्टेशन है। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि आप जितनी बार यूनिवर्स में बोलोगे ना कि आपको ये चाहिए, यूनिवर्स आपकी बात सुनता है। क्या मेरे पास रोड मैप है? अभी नहीं है, बट मेरे पास इच्छा को तो बताओ, रोड मैप देखा जाएगा, फिर जब बन जाएगा तब। So आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि 25/25 मेरे को 25 करोड़ का टर्नओवर करना है। तो बेसिकली एक कॉमन क्वेश्चन है सब SMEs के लिए, वो डरते हैं कि मेरा टर्नओवर कितना है, टीम में शेयर करने के लिए, मैं प्रॉफिट कितना कर रहा हूँ या क्या हो रहा है। तो जो एक माइंडसेट है कि भाई मेरे को डर लग रहा है कि मैं बोलूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वहां से ये ओपनली शेयर करना कि भाई देखो भाई इतना टर्नओवर चल रहा है, ये लॉस चल रहा है, ये प्रॉफिट चल रहा है, ये माइंडसेट कैसे बिल्ड करें? आई मीन जो मैंने देखा है अभी तक, जो इंडस्ट्री हमारी है उसमें देखा है कि 99% पीपल शेयर नहीं करते, एंड दे अफ्रेड ऑफ शेयरिंग दैट, कि उसको लगता है कि बॉस बहुत कमा के लेके जा रहा है, बॉस अमीर बन रहा है, मैं नहीं बन रहा हूँ, राइट? तो ये जो माइंडसेट है, ये जो प्रोसेस, उसको कैसे चेंज किया जाए? सो ये जो नोशन है ना कि बॉस बहुत कमा रहा है, बहुत कमा के लेके जा रहा है, कि नोशन तोड़ने के लिए आपको पब्लिक डेटा करना पड़ता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा 25 करोड़ करना है तो अभी इतना करोड़ होगा, तो मतलब घर पे एटलीस्ट इतने करोड़ तो लेके जा ही रहे होंगे, बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड्स योर एक्सपेंसेस व्हिच आर देयर, एंड हमेशा नोशनली आपको यही लगता है कि सामने वाला इंसान मेरे से ज्यादा कमा रहा है। नोशनली हमेशा ये लगता है। जब हम स्टैनफोर्ड में हमारा कोर्स चला, सो स्टैनफोर्ड सीड इज अ कोर्स विच स्टैनफोर्ड हैज सब्सिडाइज फॉर डेवलपिंग नेशंस, राइट, एंड हर साल कुछ 70 companies get selected out of 1000 applications. So Stratifix was the first organization from Surat to get selected in the year 2022. Okay. तब हमें ये सिखाया गया था
कि आप जब तक आपके नंबर्स को ओपनली डिक्लेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तब तक आप आपकी जनता को, आपकी आवाम को, आपके लोगों को साथ में कैसे जोड़ोगे? क्योंकि चोरी तो वहीं होती है जहाँ तिजोरी होती है। करेक्ट। जहाँ तिजोरी नहीं होती वहां चोरी नहीं होती है। करेक्ट। अगर मैं अपने नंबर्स, मेरा टॉप लाइन क्या है, मेरा बॉटम लाइन क्या है, मेरा पीबीटी क्या है, मेरा पैट क्या है, मेरा एबिटा क्या है, अगर ये नंबर्स को अगर मैं टीम को अगर ऑनेस्टली शेयर करूंगा तो टीम को समझ आता है। एंड इफ यू आर ग्रोइंग देन वी आर ग्रोइंग, देन व्हाई डू वी नीड टू काइंड ऑफ हाइड थिंग्स? क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे 3 साल के बाद आईपीओ करना है, तब तो सब चीज ओपन होगी। मैं तब थोड़ी ना जुटा पाऊंगा वो कॉन्फिडेंस, तो अभी से आएगा ना। करेक्ट। So in every conversation we try to bring the figures right in the open, right? And क्योंकि हम तो 100% टैक्स पेइंग है, 100% ऑन पेपर है, तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन शेयरिंग थिंग्स। करेक्ट। सो दूसरा जो क्वेश्चन आपने आईपीओ का बोला, राइट, तो एसएमई को आईपीओ क्यों करना चाहिए और वो आईपीओ का एस्पिरेशन कहाँ से आता है और क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट क्या है? आई मीन यू ऑलरेडी मैनिफेस्ट के करना है, राइट? सो यू माइट बी थॉट अबाउट ऑल द प्रोसेसेस के भाई क्यों करना चाहिए, बेनिफिट क्या है, सो व्हाट डू यू थिंक उसको क्या बेनिफिट है? सो मैं ना इसमें टेक्निकल बेनिफिट्स पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है बहुत डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स इस पे रेगुलरली चलते रहते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि एक, जब मैं आईपीओ मैं अपने लिए सोचता हूँ, अगेन आई एम नॉट इम्पोजिंग दिस टू पीपल, to unlock the value of your equity, you have to do the IPO, you have to become public. Second, it's also a point to serving the nation as an economy, क्योंकि आप जब IPO लेके आते हो, you also make people rich by making them shareholders. तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका पड़ोसी अब आपसे जलता नहीं है, वो सहभागी बन जाता है। Correct. क्योंकि now he or she is a stakeholder or a shareholder in your organization. Correct. So is it directly indirectly helping the economy? Yes, it is. तो मुझे लगता है कि आपको अगर आपकी इक्विटी को अनलॉक करना है, आपको लोगों को साथ में लेके आना है, आपको एक लार्जर एस्पिरेशन है और उस लार्जर एस्पिरेशन में आपको लोगों को साथ में लेके चलना है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक आईपीओ इज अ ग्रेट टूल। दैट सेड, क्या ऐसा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ग्रो नहीं करती? अरे ह्यूमंगस ग्रोथ है। सूरत में आपके मेरे सामने कम से कम ऐसी हजारों कंपनी है जो इतना भयंकर टर्नओवर कर रही है, एंड दे आर स्टिल प्राइवेट लिमिटेड, right? So that's their choice. That's their choice, right? My choice is very clear. I have a deep desire as an organization, and not just me, all my partners, all my team members have a deep desire. We want to become a publicly listed organization. First organization in the entire India जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में लिस्ट करेगी, क्योंकि आज की तारीख में कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई हो तो प्लीज आप कमेंट बार में लिखिए, सो दैट वी अंडरस्टैंड अबाउट इट। अभी तक मेरे सामने तो नहीं आई है, बट वी वुड वांट टू। एंड इस कन्वर्सेशन में हमने स्टैनफोर्ड की कोर्स की बात की, एंड यू हाईलाइटेड कि वो सिलेक्टेड प्रोसेस होता है, एंड यू आर द फर्स्ट वन हु डिड फ्रॉम द सूरत। करेक्ट। सो इफ यू कैन गिव सम अंडरस्टैंडिंग कि उसको लिए अप्लाई कैसे करना होता है, उससे बेनिफिट क्या होते हैं, जो एसएमईज ऑनर्स है उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इफ यू कैन गिव सम एडवाइस ऑन दैट। श्योर। सो स्टैनफोर्ड एज अ यूनिवर्सिटी हैज दिस सब्सिडाइज्ड कोर्स कॉल्ड स्टैनफोर्ड सीड, जो पूरे साल भर में एक बार होता है, जिसके एप्लीकेशंस अराउंड मार्च में खुलते हैं और अराउंड अक्टूबर तक उनके इंटरव्यू प्रोसेस होकर खत्म हो जाते हैं। सो मार्च से लेके मई जून तक उनके एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं। ये 3 जगह पे चलता है आज की तारीख में। इंडोनेशिया में चलता है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में चलता है, श्रीलंका में, एंड तीसरा अफ्रीकन में। तो ये 3 जगहों पे ये लोग चला रहे हैं। सब्सिडाइज कोर्स टू अ लेवल की ये कोर्स की कीमत आज की तारीख में मार्केट में अराउंड एटलीस्ट 40-45 लाख रुपीस है, जो इनकी फीस अराउंड 8 लाख रुपए की है। सो दैट्स द काइंड ऑफ सब्सिडी विच दे गिव। इट्स अ प्योर फॉर्म, आपको फॉर्म भरना होता है, ये आपके साथ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, फिर आपके इंटरव्यूइंग प्रोसेसेस होते हैं। तो दीज आर द प्रोसेसेस थ्रू विच यू गेट सिलेक्टेड। बेस्ट ऑफ द इंडियन एसएमईज आर पार्ट ऑफ स्टैनफोर्ड सीड। ये कोर्स पिछले 7 साल से चल रहा है, ठीक है, एंड हमारा जो कोहॉर्ट है जिसमें अराउंड 250-300 लोग हैं, मैं देखता हूँ बेस्ट ऑफ द एसएमईज अक्रॉस द इंडिया आर पार्ट ऑफ स्टैनफोर्ड सीड। उनका उद्देश्य ये है कि क्या हम इंडिया की एसएमई या श्रीलंका या बांग्लादेश या नेपाल की एसएमई को ग्रो कर सकते हैं क्या, राइट? तो उस हिसाब से दिस कोर्स, आई थिंक दिस कोर्स does not teaches you how to scale. This course teaches you how to pause yourself and relook at all your fundamentals which you have created in the organization and work accordingly. So, I mean, we're coming on the end of this conversation. Last question.
जैसे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट, यू वांट टू क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट एज गोइंग पब्लिक लिमिटेड. Trying to. I our best wishes for you to go do that, and we will also subscribe your ICO. So in that आपको कुछ एडवाइस देनी हो लार्जर इम्पैक्ट करने के लिए, या फर्स्ट स्टेप, हाउ एज अ बिजनेस ओनर और एज SME ओनर, हाउ कैन आई start or visualizing that or start doing कि भाई मेरे को भी bigger impact करनी है. So as a business, everyone has some certain goals, certain methods, certain processes, right? But if you think about कि क्या आपको 5 साल का रोड में पता है, क्या आपको 10 साल का रोड में पता है, क्या आप बिजनेस करके कौन सा big impact create कर रहे हो? So might be 80-70% people might not able to answer that question, right? So what they should do, looking or what processes they or what step they follow to understand कि भाई ये मैं impact create कर रहा हूँ. सो मुझे लगता है कि एक तो डिज़ायर और रियलिटी दोनों का डिफरेंस हमें समझ होना चाहिए, और हमें हार्ड क्वेश्चंस खुद को पूछने चाहिए. ऑनेस्टली हमें एक खुद को आंसर करना चाहिए, उसके बाद दुनिया की बात आती है. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड इज अलाइन योर टीम मेंबर्स अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो बिल गेट्स सेज वेरी वंडरफुली कि आप में से सब कुछ ले लो, राइट, लेकिन मुझे वो चुनिंदा मेरे 8 से 10 लोग एक जगह दे दो, एक बस में दे दो, फिर मैं अपना रास्ता निकाल लूंगा. Which means what? Aligning. Your aligning is so strong with those people that you can achieve anything and everything. Third, build partners. Create more partners in the organization. It's the beauty of running a very successful organization. Very successful organization has partners. Right? कितने partners करने वो आपके ऊपर है, लेकिन partners होने चाहिए. उससे आपको फायदे ही फायदे मिलते हैं, नुकसान नहीं मिलता है. पीपल हु हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस, दैट्स ओके. देयर मे बी कपल ऑफ ग्लिचेस, राइट, बट दैट्स ओके. फोर्थ, जो मेरा पिछले कई सालों से एक मापदंड बना हुआ है, आपने समाज को क्या दिया है ये बता दो. हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड योर सक्सेस टू द सोसाइटी? हैव यू डन एनीथिंग फॉर गुड फॉर द सोसाइटी? क्योंकि आप दो ही चीज दे सकते हो, या तो आप समाज में पैसा दे सकते हो या समय दे सकते हो. करेक्ट. तीसरा और कुछ नहीं होता है. करेक्ट. कि आपने पैसा दिया, चलो नहीं दिया, समय दिया. तो जैसे स्ट्रैटेफिक्स में देयर समथिंग कॉल्ड CSR Rs, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी Rs. तो आज हमने 3 प्रोजेक्ट हमारे पूरे टेन्योर में किए हैं. एक अग्रसेन भवन, एक अग्रवाल विद्या विहार, एक छाइडो. इन तीनों जगह पे हमने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस डेवलप कर करके उनको उतने घंटे दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी. तो कहीं पे 20 लाख, कहीं पे 15 लाख, कहीं पे 10 लाख रुपए. अभी करंटली हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं SVNM करके, जो नेत्र मंदिर का कामकाज करती है. ठीक है, राइट. वहां पे हमने पूरे साल भर का एक प्रोजेक्ट लिया हुआ, विच इज 37 लाख रुपीज प्रोजेक्ट. ठीक है, राइट. सो वी हैव डोनेटेड प्रैक्टिकली 37 लाख रुपीज इन ल्यू टू मेक श्योर कि सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड HR वहाँ का इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हर पेशेंट जो वहाँ पे आता है उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलनी चाहिए. तो ये अगेन द इंटेंट इज व्हाट? समाज को क्या दिया आपने? लास्ट क्वेश्चन तो यही है, आपको समाज को क्या दिया आपने? So, I mean, that was the last question, but आपके एक 4 bullet points से question raise हो गया. So, I will like to answer that, ask you that. क्या आप बोल रहे हो, जैसे जब से मैं आपको मिला हूँ, आई सीन कि आपने 2 पार्टनर आपकी कंपनी में इंट्रोड्यूस किए एंड यू मेक देम पार्टनर्स. आई सीन माई इन द इवेंट्स ऑल्सो में आपने आपके अटेंड की है. तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो को किसको पार्टनर बनाना है, कैसे बनाना है, वो प्रोसेसेस क्या फॉलो करते हो उसके लिए? बिकॉज ये पार्टनर बनाना इट्स अ न्यू थिंग. आई मीन, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसको आप एज ए प्रमोशन पार्टनर बनाते हो. दैट आई हैवंट सीन एनीवेयर. दैट्स अ वेरी न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट जो मैंने भी देखा है, राइट, विथ योर ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सो इसके पीछे एक फिलॉसफी ये क्लियर है कि जब ग्रो कर रहे होते हो तो आप आपके हाथ में जो केक का पाई है ना, उसको देखते हो, जबकि एक्चुअली आपको पाई को नहीं, आपको केक को देखना पड़ता है. अब जितने ज्यादा आप लोगों को लेके आओगे ना, उतना ज्यादा केक बढ़ता है. हिस्से तो बढ़ते ही हैं, लेकिन केक भी बढ़ता है. सो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रादर देन आई वुड बी अ पार्टनर ऑफ अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि केक बड़ा हो रहा है. दूसरा ये कि इसकी प्रोसेस क्या है, मुझे नहीं पता कि इसकी प्रोसेस साइंटिफिकली क्या होनी चाहिए, बट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, हमारी फिलॉसफी के हिसाब से, पहला ये कि उस पार्टनर का अलाइनमेंट कितना है आपके साथ में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. राइट. आज आप जहां पे हो, अगर आप वहां पे नहीं खड़े हो और वहां से यहां आ जाओ, तो क्या ये पार्टनर फिर भी आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है. क्या उसके खून में भी वो ऑर्गेनाइजेशन के ही लोगो चलते हैं, या उसका खून अलग है और आपका खून अलग है? ठीक है. तीसरा कि आपका विजन, उस पार्टनर का विजन कितना स्ट्रांग है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कि आपकी कोर वैल्यूज और आपकी पार्टनर की कोर वैल्यूज सेम है या अलग है। करेक्ट। अगर सेम है, कोर वैल्यू सेम है, ठीक है, तो आप कुछ भी साथ में फोड़ सकते हो, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सो इट नीड नॉट बी द पार्टनर हैज टू बी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, बट इफ द पार्टनर हैज अ सेम कोर वैल्यू, सेम पैशन, सेम ग्रिट, सेम इंटेग्रिटी, देन वो बोले ना, उसके पहले आपको उनको पार्टनर बनाना चाहिए। एंड दैट्स द थिन लाइन। करेक्ट। Person does not need to prove its loyalty. It's you as an entrepreneur. It is your job to identify that key element in that person and give them that stage. Correct. फिर अगेन सीरीज होती है, नॉट दैट डे वन आप इक्विटी दे दो, राइट, लेकिन आप जैसे जैसे ग्रो करते हो वैसे वैसे यू डू इट। Great. So thank you very much, Mukul bhai, for having here. It's pleasure for us, and we wishing you best of luck for your IPO. और आप जैसे बेंचमार्क बना रहे हो, आगे भी बेंचमार्क सेट करते रहो। आपने जिस क्लियरिटी से जो इनसाइट दिए है वो प्राइसलेस है। इट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल। एंड जैसे हम कहते हैं कि भाई एजुकेशन चालू रखो, ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मुकुल, हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है। प्लीज फॉलो द मुकुल, and thank you for tuning us. Let's do business, and we'll see you in the next episode. Thank you, Alpesh bhai, and thanks to everyone over here. I know Alpesh bhai and his organization Superworks since a very long time, and I'm honored to be part of this entire podcast series जो इन्होंने शुरुआत करी है, ठीक है। आई बिलीव ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, ठीक है, राइट। तो अगर आप तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से दुनिया आगे बढ़ती है, राइट, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यू विल हैव टू गो अहेड एंड लुक इनटू इट, बट these guys are doing an amazing job. Please do support them. Please share this entire podcast. If at all you loved something, please do write in the comments. And Stratifix as well as Superworks, both are partners to each other in terms of working with each other. कहीं पे भी आपको कुछ भी ज़रूरत हो, please do not hesitate and do reach out to us. Thank you. Have a great time ahead. Thank you.